शो में आज हमारा फोकस है फ्रांस पे, जहां पर G7 शिखर सम्मेलन हो रहा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। भारत को विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर आमंत्रित किया गया है और प्रधानमंत्री मोदी लगातार 7वीं बार G7 के शिखर सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। क्या है ये संगठन और इस मंच पर प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी के क्या है मायने, इस खबर पे आज हम करेंगे विस्तार से चर्चा। इसके अलावा भी हमारी आज न्यूज नाइट में तमाम अन्य देश विदेश की बड़ी खबरों पर नजर रहेगी। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री मोदी G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे फ्रांस के शहर एवियन। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने किया स्वागत। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हुई मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट के आउटरीच सेशन में हुए शामिल। नई साझेदारियां स्थापित करना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनर्निर्माण विषय पर आयोजित किया गया सत्र। गिरते जा रहे टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी, 3 दिन में तीसरी बार सीआईडी ने की पूछताछ। वहीं टीएमसी में असल की लड़ाई हुई तेज। दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही बागी गुट को लेकर फैसला करेंगे स्पीकर ओम बिरला। कफ सिरप पर कड़ी निगरानी के लिए सरकार ने नियमों में किया संशोधन। छोटे गांवों में खांसी की दवाइयों की बिक्री पर दी गई छूट ली वापस। अब कफ सिरप केवल लाइसेंस प्राप्त फार्मेसी और वैध चिकित्सकीय सलाह के तहत ही होगा उपलब्ध। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर तैयारियां जोरों पर। प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर के ग्राम प्रधानों को लिखा पत्र। गांव-गांव में योग को जन आंदोलन बनाने का किया आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय फ्रांस के एवियन शहर में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में नई साझेदारियां स्थापित करना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनर्निर्माण विषय पर आधारित एक उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग ले रहे हैं। इस सत्र में G7 देशों के नेता, साझेदार देशों के प्रतिनिधि तथा विश्व बैंक और अफ्रीकी विकास बैंक के प्रमुख प्रतिनिधि शामिल हैं। ये बैठक तब शुरू हुई जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री और अन्य साझेदार देशों के नेताओं का औपचारिक तौर पर स्वागत किया, जिसके बाद सभी नेताओं का समूह फोटो भी लिया गया। प्रधानमंत्री आज सुबह एवियन पहुंचे, जहां वे 2 दिवसीय दौरे पर इस सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं, जो कल से शुरू हुआ था। ये G7 शिखर सम्मेलन भारत के लिए अत्यंत रणनीतिक महत्व रखता है, क्योंकि प्रधानमंत्री वैश्विक मंच पर ग्लोबल साउथ की आवाज़ और चिंताओं को मजबूती से उठाते रहे हैं। सम्मेलन में भारत की नियमित भागीदारी ये दर्शाती है कि वह वैश्विक चुनौतियों से निपटने और शांति, सुरक्षा, सतत विकास तथा आर्थिक वृद्धि जैसे क्षेत्रों में बढ़ती भूमिका निभा रहा है। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री का कूटनीतिक कार्यक्रम काफ़ी व्यस्त रहेगा। वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसके अलावा वे आज रात फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित गाला डिनर में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री के इस सम्मेलन में सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में से एक उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ कल होने वाली द्विपक्षीय बैठक भी होगी। दोनों नेताओं के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और विस्तार पर व्यापक चर्चा होने की संभावना है। साथ ही आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। G7 के मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी ये दिखाती है कि वैश्विक मुद्दों पर भारत की आवाज़ कितनी महत्वपूर्ण हो चुकी है। लेकिन इस बार का सम्मेलन सिर्फ कूटनीतिक मुलाकातों तक सीमित नहीं। पश्चिम एशिया में तनाव, रूस यूक्रेन युद्ध, ऊर्जा सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और वैश्विक सप्लाई चेन जैसे मुद्दे दुनिया के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर रहे हैं। ऐसे में फ्रांस के एवियन में हो रहा G7 शिखर सम्मेलन वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था की दिशा तय करने वाला एक अहम मंच बन सकता है। आखिर इस सम्मेलन में दुनिया के सामने सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं और भारत की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण मानी जा रही है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में।
एवियन शहर में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने G7 शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। एवियन पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत अधिक टिकाऊ और समृद्ध विश्व के निर्माण के लिए सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार G7 समिट में भारत की भागीदारी दर्ज करा रहे हैं। भारत की भूमिका को इस बार खास इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि वैश्विक सप्लाई चेन, ऊर्जा सुरक्षा और डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर नई दिल्ली को एक अहम आवाज के रूप में देखा जा रहा है। भारत इस शिखर सम्मेलन में एक साझेदार देश के रूप में शामिल हो रहा है। फ्रांस ने अपने वर्तमान अध्यक्षीय कार्यकाल के तहत आयोजित हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन में भारत को आमंत्रित किया है। इस सम्मेलन में विश्व के नेता अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और उभरती प्रौद्योगिकियों सहित कई महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। This G7 summit will be followed undoubtedly by other meetings across the year. But we are also in a context where the UN is being renewed and where tensions all across the globe are important. Hence, development is about the people, development is also about peace, development is also about security, and all those questions are extremely important. And last but not least, the cooperation between G7 and other countries, especially the BRICS presidency of India, is of tantamount importance to help solve very complex equations, but also to help build and renew enduring cooperation in the world. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत के मध्य शक्ति वाले देशों के साथ बढ़ते संबंधों को प्रदर्शित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मेलन से इतर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अलावा कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात का भी कार्यक्रम है। इन बैठकों में व्यापार, निवेश, तकनीक, ऊर्जा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी जैसे विषयों पर फोकस रहने की उम्मीद है। वैश्विक मंचों पर भारत का प्रभाव बढ़ रहा है। जानकारों का मानना है कि भारत में G7 का सदस्य बनने के लिए सभी जरूरी खूबियां हैं। As long ago as 2005, I concluded that India met the criteria to be a full permanent member of the G7. You have to be a major power and you have to be a democracy. It had become a major power back then and far more, everybody knows it is now. Great economic growth, probably the best of all the leaders at the table. And Modi brings more experience as a leader than even Emmanuel Macron. विशेषज्ञ G7 समिट के दौरान पीएम मोदी की मौजूदगी को अहम मानते हैं। इससे पहले भी पीएम मोदी ने G7 के मंच से भारत के पक्ष को प्रमुखता से रखा है। 2019 में फ्रांस के बियारित्ज सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक सहयोग और जलवायु परिवर्तन पर भारत के प्रयासों को प्रमुखता से रखा। 2020 में कोविड महामारी की वजह से वर्चुअल माध्यम से G20 की बैठक हुई, जिसके बाद 2021 में कार्निवाल सम्मेलन में उन्होंने कोविड महामारी से निपटने, वैक्सीन सहयोग और वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा पर जोर दिया। 2022 में जर्मनी के एल्माउ शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत बनाने की आवश्यकता पर दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच भारत ने संवाद और कूटनीति का रास्ता अपनाने की वकालत की। 2023 में जापान के हिरोशिमा सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल साउथ की आवाज को प्रमुखता दी। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों की चिंताओं को वैश्विक निर्णय प्रक्रिया में उचित स्थान मिलना चाहिए। इसी सम्मेलन के दौरान क्वाड देशों की बैठक भी हुई और इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तकनीक पर कुछ देशों या कंपनियों का एकाधिकार नहीं होना चाहिए और एआई को मानवता के हित में उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने समावेशी और जिम्मेदार एआई की आवश्यकता पर जोर दिया। 2025 में कनाडा के G7 सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने आर्थिक सुरक्षा, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी सहयोग जैसे मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा। ये सम्मेलन भारत कनाडा संबंधों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण रहा। अब 2026 में फ्रांस की अध्यक्षता में एवियन में हो रहा G7 सम्मेलन सिर्फ आर्थिक या राजनीतिक चर्चा तक सीमित नहीं है।
बल्कि ये बदलते वैश्विक संतुलन, तकनीकी क्रांति और नई विश्व व्यवस्था की दिशा तय करने वाला एक अहम मंच बनता दिख रहा है। अजय मिश्रा के इनपुट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो वहीं फ्रांस के एवियन शहर में 52वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। दुनिया की 7 मजबूत विकसित अर्थव्यवस्थाओं वाले इस समूह की शुरुआत 1975 में हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत को 2019 से लगातार इस मंच पर गेस्ट या आउटरीच पार्टनर के तौर पर आमंत्रित किया जा रहा है। आखिर G7 का पूरा इतिहास क्या है और भारत की इस महत्वपूर्ण वैश्विक मंच पर भूमिका क्यों अहम है, देखिए इस रिपोर्ट को। वैश्विक स्तर पर संयुक्त राष्ट्र से इतर कई अन्य बहुपक्षीय मंच हैं जहां दुनिया की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा होती है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत लगातार इन मंचों पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराते हुए भारत समेत विकासशील दुनिया की समस्याओं को उठाता रहा है। ऐसा ही एक प्रभावशाली मंच है G7 यानी ग्रुप ऑफ 7। ये दुनिया की 7 बड़ी विकसित और औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं का समूह है जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा शामिल हैं। इस समूह की शुरुआत 1975 में हुई थी। उस समय दुनिया तेल संकट, महंगाई और आर्थिक अस्थिरता से जूझ रही थी। तब इन संकटों से निपटने के लिए फ्रांस की पहल पर अमेरिका, ब्रिटेन, पश्चिम जर्मनी, इटली और जापान के नेताओं की बैठक हुई। फिर अगले साल 1976 में कनाडा भी इस ग्रुप में शामिल हो गया और इस तरह G7 की नींव पड़ी। 1997 से लेकर 2013 के बीच इस समूह में रूस के शामिल होने से ये G8 हो गया था। हालांकि 2014 में क्रीमिया में रूस यूक्रेन संघर्ष के बाद रूस इस समूह का हिस्सा नहीं है। हालांकि G7 एक अनौपचारिक समूह है, लेकिन यहाँ लिए गए फैसले वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था को दिशा देने में अहम भूमिका निभाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को 2019 से लगातार G7 शिखर सम्मेलन में गेस्ट या आउटरीच पार्टनर के तौर पर आमंत्रित किया जाता है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भारत समेत ग्लोबल साउथ से जुड़े जरूरी मुद्दों को प्राथमिकता के साथ आवाज दी है। दुनिया की करीब 10% जनसंख्या के साथ G7 देशों की GDP IMF के मुताबिक करीब $55 ट्रिलियन है। हर साल एक सदस्य देश G7 की अध्यक्षता संभालता है, जो उस वर्ष के शिखर सम्मेलन के एजेंडे और प्राथमिकताओं को तय करता है। यहाँ आम सहमति से निर्णय लिए जाते हैं। हालांकि कोई औपचारिक संस्था नहीं होने के चलते यहाँ लिए गए फैसले बाध्यकारी नहीं होते। चूंकि G7 देश वैश्विक व्यापार और वित्तीय प्रणाली में बेहद अहम किरदार निभाते हैं, इसलिए यहाँ लिए गए निर्णयों का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। 2008 के वित्तीय संकट और रूस यूक्रेन संघर्ष जैसी वैश्विक घटनाओं में G7 देशों ने समन्वित वित्तीय नीतियों और आर्थिक प्रतिबंधों के जरिए समय समय पर अपनी ताकत दिखाई है। 2019 में फ्रांस की अध्यक्षता में G7 में पीएम मोदी की मौजूदगी के बाद से भारत लगातार हर साल गेस्ट या आउटरीच पार्टनर के रूप में इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहा है। इससे साफ है कि दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाएं भारत को वैश्विक स्तर पर लिए जा रहे बड़े फैसलों में एक भागीदार के तौर पर देखती हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने इस मंच का इस्तेमाल विकासशील देशों के जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और ऊर्जा सुरक्षा जैसे कई अहम मुद्दों को उठाने में किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो G7 के सम्मेलन के मायने क्या हैं और किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी भारत के प्रतिनिधित्व को दर्शाती है और कितना खास हो जाता है अपने आप में ये मंच तमाम भू राजनीतिक चुनौतियों के बीच में, इस विषय पे हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ में खास मेहमान जुड़े हुए, उनका परिचय आपसे कराते हैं। मिस्टर पिनाक रंजन चक्रवर्ती जी हैं, जो कि पूर्व सचिव पूर्वी क्षेत्र विदेश मंत्रालय में रहे। इसके अलावा प्रोफेसर राहुल मिश्रा जी हैं, जो स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ JNU से ताल्लुक़ रखते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मिस्टर चक्रवर्ती, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि सर जो इस वक्त दुनिया के हालात है, खासतौर से संघर्षों को लेकर, ऊर्जा चुनौती को लेकर, G7 के मंच पर तमाम विकसित अर्थव्यवस्थाओं का बैठना और मौजूदा हालात के मद्देनज़र वैश्विक भलाई के लिए मंथन करना, क्या कुछ संभावना, उम्मीद बनती है इस मंच से? देखिए, ये मंच जो है, ये एक जहाँ पे सब लोग चर्चा करते हैं, ये जो बड़े बड़े देश हैं, डेमोक्रेटिक नेशंस हैं, G7 का मेंबरशिप तो खैर डेमोक्रेटिक नेशंस और वेस्टर्न नेशंस और एशिया से सिर्फ जापान है। इंडिया तो इनवाइटेड मेंबर है, इनवाइटेड गेस्ट।
क्यों हम इंडिया को इनवाइट कर रहे हैं? क्योंकि इंडिया का इन्फ्लुएंस है। इंडिया जिस स्तर पे पहुंचा है आर्थिक स्तर पे, वहां पे इंडिया का इन्फ्लुएंस है। इंडिया तेल खरीदता है, एनर्जी कंज्यूमर है, एक्सपोर्टर है। इंडिया के पास टेक्नोलॉजी के कई साधन हैं। इस सारी चीजों को देखकर ये इंडिया को इनवाइट किया है, क्योंकि इंडिया इसमें भागीदारी से, देखिए यहाँ पे कोई ट्रीटी या एग्रीमेंट साइन नहीं होता है, ये डिस्कशन होता है। और क्योंकि ये और एक अंडरस्टैंडिंग मतलब क्रिएट करने की कोशिश होती है कि हमारे जो विश्व स्तर पर जो हमारे जो जो प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं हैं, उसको किस तरह से हम अप्रोच करेंगे और किस तरह से उसको हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि जो मिस्टर प्रेसिडेंट ट्रम्प है वो जो कर रहे हैं उस पे सब G7 उनके साथ है, ऐसी बात नहीं है। वो अपना अपना भी मतलब जो है इंटरेस्ट देखेंगे। पर ऐसा है कि कई चीजें हैं, इकोनॉमिक इश्यूज है, जो एनर्जी इशू है वो ग्लोबल है। कि ये जो ईरान में जो युद्ध चालू किया इन्होंने, अब तो शायद कोई समझौता हो रहा है कि उससे बहुत फर्क पड़ गया है, सब देशों पे फर्क पड़ा है, इकोनॉमिक डाउनटर्न हुआ है। वो सारे देश जो, और पर्टिकुलरली ग्लोबल साउथ के जो देश हैं उनको बहुत फर्क पड़ा है। और इंडिया उनकी बातें इस प्लेटफॉर्म पे रखता है, क्योंकि इंडिया एक प्रतिनिधित्व करता है जी ग्लोबल साउथ का। तो ये सारी चीजें मिला के इंडिया का एक वॉइस है, रोल है। वहां पे जो भी समझौता होगा, मतलब लिखित तो नहीं होता है, पर समझौता एक स्टेटमेंट शायद निकलेगा, पर कोई ऐसा एग्रीमेंट तो नहीं होता है, पर एक समझौता होता है कि ठीक है, हम अपनी नेशनल पॉलिसीज, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को देखते हुए ये करेंगे या वो करेंगे, 2 3 4 जो कदम है वो हम लेंगे। अब कई आपके रिपोर्ट्स में वो सब बताए गए हैं, सप्लाई चेन्स है, बहुत कुछ है। तो इस बातें होती हैं, तो ये इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। जी प्रोफेसर राहुल मिश्रा जी, क्योंकि जो बात मिस्टर चक्रवर्ती कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई ऐसा बाध्यकारी कोई समझौता नहीं होगा, कोई डिक्लेरेशन इस प्रकार का नहीं होगा जो कोई बाध्यकारी हो, लेकिन फिर भी वैश्विक समस्याओं के मद्देनज़र राष्ट्रीय हितों को ध्यान रखते हुए जो चैलेंजेस हैं उस पर एक कंसेंसस बनाने की एक बड़ी कोशिश होती है। उस दिशा में ये डिस्कशंस एक तरीके से आगे बढ़ते हैं। सवाल ये है कि प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी और भारत का इस मंच पे मौजूदगी लगातार एक तरीके से पीएम मोदी की देखा जाए तो 7वीं बार है। भारत को अभी तक कुल मिलाकर 13 बार इस मंच पे आमंत्रित किया गया है। भारत की बढ़ती वैश्विक साख कहा जाए, समस्याओं के समाधान में सहयोगी एक मित्र देश के तौर पे भारत की भूमिका को कहा जाए, किस नज़रिए से समझा जाए? जब दुनिया के बड़े देश मंथन कर रहे हैं तो भारत के बिना ये मंथन अधूरा दिखाई पड़ता है। क्या एक बड़ा संदेश ये भी निकलता है यहाँ से भारत की मौजूदगी का? जी बिल्कुल आर्यन जी, देखिए G7 की जो ये समिट होती है, सालाना जो बैठक होती है, इसमें दुनिया के जो सबसे बड़े जो अगुआ देश हैं, जो लोकतांत्रिक भी हैं, जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस को समर्थन करते हैं, जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर की बात करते हैं और उसको बनाए रखने की वकालत करते हैं, उनकी बैठक है। तो भले ही इसमें एक ट्रीटी बेस्ड कोई आउटकम नहीं आता, कोई बाध्यकारी ऐसा कोई रेजोल्यूशन नहीं पास होता, लेकिन ये तमाम देश एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर की और मल्टीलैटरल ओपन लिबरल इकोनॉमिक ट्रेड की जो बात करते हैं, उन तमाम एजेंडा में भारत आज से नहीं, पिछले 12 साल से, बल्कि और पहले से 2003 में जब पहली बार फ्रांस ने भारत को आमंत्रित किया, स्वर्गीय वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री तब वो थे, तब से लेकर के आज तक भारत ने, और तमाम जो G7 का रिसर्च ग्रुप है, आपने वो रिपोर्ट भी दिखाई जी, तमाम लोगों ने ये बात कही कि भारत में वो सारी खूबियां हैं कि वो एक जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर है, जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट करने की, लोकतंत्र को सपोर्ट करने की जो भारत की क्षमता है, और साथ ही साथ ग्लोबल साउथ के जो मुद्दे हैं, वो देश जो कमजोर हैं, जो आर्थिक तौर से या जलवायु परिवर्तन से जूझ रहे हैं, उनकी बात कौन रखेगा? आज भारत ने इतने वर्षों में, और हम देख रहे हैं कि 2019 से लगातार प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात कही है कि दुनिया के तमाम वो छोटे आइलैंड स्टेट्स हों या लैंडलॉक्ड कंट्रीज हों, उनकी बात रखने, खाद्य सुरक्षा को लेकर के, जलवायु परिवर्तन को लेकर के,
आर्थिक जो उनकी समस्याएं हैं उनको लेकर के तमाम ऐसे मुद्दे अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ के और विश्व व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बातें कही। और इसीलिए ये कंसिस्टेंसी दिखती है कि हर बार G7 में ऑब्जर्वर नेशन के तौर पे या आउटरीच पार्टनर के या गेस्ट नेशन जो भी आप कहें उसके तौर पे भारत को लगातार बुलाया जा रहा है। और अंदर खाने ये भी चर्चा लगातार हो रही है कि अब समय आ गया कि भारत को G7 का सदस्य बनाया जाए। सदस्य बनने में कोई बड़ी बात नहीं क्योंकि इसके कोई टेंजिबल गेन्स नहीं है, लेकिन बड़ी बात यह है कि भारत के जो नॉर्मेटिव जो भारत की एक वैल्यू बेस्ड अप्रोच है, नॉर्मेटिव अप्रोच है, उसको दुनिया के तमाम देश मान रहे हैं और स्वीकार कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि पश्चिम के देशों में ये बात बहुत तेजी से जड़ बना रही है कि अब भारत को इस व्यवस्था का एक हिस्सा बनाकर रूल्स बेस्ड ऑर्डर को मजबूत करना है। और ये हमें साफ तौर पे दिखता है जब भारत और चीन को हम कंपैरिजन में रखते हैं। चीन को किसी नहीं बुला गया, लोकतांत्रिक देश भी नहीं है। आर्थिक लोग बात करते हैं हमेशा कि इकोनॉमिक डिपेंडेंसी चीन पर बहुत ज्यादा है और इसलिए उसके साथ काम करना जरूरी। G7 ने वो भी नहीं किया। तो बहुत ही मजबूत तरीके से भारत ने अपनी बात पिछले बहुत सारे समिट्स में रखी है और शायद इसीलिए भारत की मौजूदगी को दुनिया गंभीरता से लेती है और प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा रखी गई बातों का एक समाधान होता है कहीं ना कहीं जो समस्याएं हैं उसको लेकर। आप दोनों मेहमानों से ये चर्चा हमारी जारी रहेगी, आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। इस तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर हम लगातार बने रहेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। कछुए दी चाल नहीं चीते दी रफ्तारा, मैं नया हिंदुस्तान। पुत्र जब मैंने ट्रक चलाना शुरू किया सी ना, सड़कां देख के दिल ही बैठ जाता सी। पर अब देख सड़कें मक्खन जैसी हो गई हैं, वड्डे वड्डे पुल बन गए ने, तभी तो तेरे पापा जी का धंधा भी वड्डा हो गया है। ले पुत्र हुन तू खेल। 12 साल स्पीड और स्केल के, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स? यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। भाई मेड इन इंडिया, भाई इसकी तो चिप भी इंडिया में बन रही है। कमाल है ना? कुछ साल पहले तक स्वदेशी पर शायद ही ऐसी चर्चा होती थी और आज स्वदेशी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, शौर्य, इनोवेशन, एम्पावरमेंट। पर अभी भारत की ताकत और बढ़ानी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। और ब्रेक पे जाने से पहले हम लगातार चर्चा कर रहे थे G7 शिखर सम्मेलन, जहां प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद हैं। क्या है ये संगठन, इसके बारे में कुछ तथ्यों से आपको रूबरू कराते हैं और बताते हैं कि ये संगठन आखिर क्या है। विकसित
अर्थव्यवस्थाओं का संगठन है, जो देश दुनिया की सबसे ज़्यादा शीर्ष विकसित अर्थव्यवस्था है। ऐसे 7 देशों का ये संगठन है और इसकी शुरुआत 1975 में हुई थी। उस वक्त की मंदी से निपटने के लिए विकसित अर्थव्यवस्थाओं ने इस विचार पे आगे बढ़ के एक तरीके से इस पे पहल की थी, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, अमेरिका इसमें शुरुआती सदस्य देश के तौर पे जुड़े थे। उसके बाद 1976 में कनाडा इसमें जुड़ा। उससे पहले ये G6 कहलाता था। कनाडा के जुड़ने के बाद ये G7 ग्रुप के तौर पर बन गया और 1998 में इस G7 के साथ में रशिया जुड़ा, लेकिन 2014 में क्रीमिया इशू के बाद में G7 से एक तरीके से रशिया को बाहर किया गया, तो ये जो G8 हो गया था 1998 में, वो वापस से फिर से G7 हो गया। और EU जो है इसका, यानी कि यूरोपियन यूनियन, 1981 से स्थायी भागीदार के तौर पर G7 के मंच पर तरीके से सहभागिता करता हुआ लगातार आगे बढ़ रहा है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है G7 संगठन के बारे में। वैश्विक जीडीपी का लगभग 44% हिस्सा कहा जा सकता है, कमोवेश आधी एक तरीके से जीडीपी इन्हीं 7 देशों के बीच में आती है। स्थायी मुख्यालय या फिर संविधान की बात की जाए तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई इस प्रकार का एक औपचारिक संगठन नहीं है जिसका कोई मुख्यालय हो या कोई संविधान हो। ऐसा बाध्यकारी एक तरीके से ये संगठन नहीं है। वैश्विक चुनौतियों पर संवाद का एक बहुत प्रमुख मंच है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़े देशों के बीच में ये संवाद होता है। तो ऐसे में वैश्विक चुनौतियां जो होती हैं उस समय की, उस पर एक तरीके से चिंतन होता है और आज के समय की मौजूदा चुनौतियों पर चिंतन हो रहा है। दुनिया की 10% जनसंख्या इन देशों में रहती है। जीडीपी करीब $55 ट्रिलियन के आसपास है, तो अपने आप में बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था को साझा करता हुआ और वैश्विक जीडीपी का 44% हिस्सा G7 संगठन में दिखाई पड़ता है। किस तरीके से यह महत्वपूर्ण है इसका भी हम जिक्र लगातार कर रहे हैं। अब बात की जाए तो इस बार के सम्मेलन में कौन कौन आमंत्रित किया गया है। फ्रांस की मेजबानी में 52वां शिखर सम्मेलन हो रहा है। भारत आउटरीच पार्टनर के रूप में आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी लगातार 7वीं बार इस G7 के मंच पर हो रही है। ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया को भी G7 के लिए आमंत्रण मिला हुआ है। इसके अलावा कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन, UAE को भी आमंत्रण मिला हुआ। तो इन तमाम देशों के नेता भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ इस मंच पर मौजूद है, जो कि G7 सदस्य देशों और वैश्विक संस्थाओं के तमाम प्रमुखों के साथ साथ यहाँ पर उनकी मौजूदगी साफ तौर पर यह दिखाती है कि कितना महत्वपूर्ण अपने आप में ये संगठन अपने आप में है। और तो ये एक तरीके से मुख्य एजेंडे की अगर बात की जाए तो मुख्य एजेंडा इस बार का वैश्विक आर्थिक असंतुलन को कम करना है। AI के प्रभावी प्रभाव को लेकर किस प्रकार से आगे बढ़ना है, उसको सुरक्षित संचालन पर कैसे जोर दिया जाए, ऑनलाइन सुरक्षा कैसे बढ़ाई जाए, सोशल मीडिया रेगुलेशन कैसे किया जाए, जवाबदेही कैसे तय की जाए, ये मुख्य एजेंडे के तौर पर शामिल है। महत्वपूर्ण खनिजों के लिए स्वतंत्र वैल्यू चेन होनी चाहिए, जो डिसरप्शन ना हो, एक प्रकार से वो निर्बाध तरीके से कैसे चल सकती है। कैंसर पर रिसर्च भी कहीं ना कहीं इस बार इस फोकस एरिया में है और महामारियों के खतरे को समझने के लिए हम पहले से अर्ली वार्निंग सिस्टम तैयार कर सके, उस दिशा में भी इस प्रकार का एजेंडा इस बार रखा गया है। और वित्तीय अपराधों के साथ साथ जो मानव तस्करी होती है उसको कैसे रोका जाए, एक तरीके से इन तमाम चीजों को शामिल किया गया है इस बार के एजेंडे में, जिस पे लगातार बात हो रही है। पीएम मोदी के G7 में मौजूदगी की अगर बात की जाए तो इस बार जो G7 2026 फ्रांस पे एवियन शहर में हो रहा है, वहां पे प्रधानमंत्री की मौजूदगी। इससे पहले 2025 में कनाडा में हुआ था, तब भी प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचे थे। 2024 में इटली में जब ये सम्मेलन हुआ था उस वक्त भी प्रधानमंत्री वहां मौजूद थे। 2023 में जापान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 के शिखर सम्मेलन में शामिल हुए थे। G7 का 2022 का जो सम्मेलन था उसमें भी प्रधानमंत्री मौजूद थे और कोविड के समय जब जो सम्मेलन हुआ था उस वक्त वर्चुअली जुड़े थे। इसी तरीके से ब्रिटेन में मौजूदगी और 2019 में एक बार उस समय भी जब फ्रांस में ये सम्मेलन हुआ था उस वक्त भी प्रधानमंत्री की मौजूदगी थी। तो अपने आप में बीते ये अभी का मिलाकर एक तरीके से 7वां लगातार उन प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी है। भारत की भूमिका की अगर बात की जाए तो क्यों भारत को भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है वैश्विक इस मंच पे, तो भारत की क्या कुछ ताकत उसका जिक्र करते हैं। 13वीं बार सम्मेलन में भागीदारी के तौर पे लगातार प्रधानमंत्री मोदी की इस वक्त मौजूदगी दिखाई पड़ रही है, जबकि भारत को लगातार 13 बार एक प्रकार से बुलाया गया। लगातार 7वीं बार पीएम मोदी की भागीदारी है। वैश्विक भू राजनीति में भारत का बढ़ता हुआ कद है। ग्लोबल साउथ की मुखर आवाज के तौर पर भारत ने खुद को स्थापित किया है। मजबूत बड़ी आर्थिक शक्ति के तौर पे भारत आज वैश्विक पटल पे अपनी मौजूदगी दिखा रहा है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में बहुत मजबूत रणनीतिक मौजूदगी और स्तंभ के तौर पे भारत खड़ा हुआ नजर आता है। तो वहीं शीर्ष देशों के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंधों में रणनीतिक साझेदारी को बहुत ज्यादा बढ़ावा बीते कुछ वर्षों में देखने को मिला है। तो ये अपने आप में भारत की बढ़ती भूमिका को भी दिखाता है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे इन विषय पर हम लगातार चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। छोटे से ब्रेक के बाद
खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से आपका बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। हर सुबह भारत एक नए सपने के साथ जागता है और हर सपने को, हर प्रगति को एक शक्ति आगे बढ़ाती है। पिछले 12 वर्षों में बढ़ते कोयला उत्पादन और मजबूत सप्लाई के साथ देश की ऊर्जा सुरक्षा को नई मजबूती मिली। विकास को जिम्मेदारी और भविष्य से जोड़ते हुए पर्यावरण और विविधीकरण को भी नई दिशा मिली। क्योंकि प्रगति सिर्फ संरचनाओं में नहीं, लोगों के जीवन में भी नजर आनी चाहिए। और इसी सोच के साथ आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मिली नई ऊर्जा। यही है कोल इंडिया, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। मैं तो रेडी हूँ यार, बड़े मजे आने वाले हैं। चल पड़े ट्रैकिंग पे। अरे आंटी, हम कोई ट्रैकिंग पे नहीं, दर्शन करने जा रहे हैं। ये है नया भारत, जागा हुआ भारत, विरासतों से और जुड़ा हुआ भारत, गुलामी की मानसिकता से मुक्त भारत। जहाँ जहाँ जाते हैं सुविधाएं वहाँ पहले ही पहुँच गई होती हैं। 12 साल आस्था के, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। कुछ साल पहले कोई सोच भी सकता रहो कि जब बिन बुलाए बीमारी घर को घुसवाओ, और ये भी कोई सोच सकता था एक दिन 5 लाख तक का इलाज मुफ्त मिल जाएगा, आधे से आधे दाम में दवाइयां मिल जाएगी। पहले के मुकाबले बहुत ही आगे बढ़ गए रे। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। और ब्रेक पे जाने से पहले हम लगातार जिक्र कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे G7 शिखर सम्मेलन की, जो इस वक्त फ्रांस के एवियन शहर में चल रहा है। और इस विषय पे 2 खास मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए थे। एम्बेसडर पिनाक चक्रवर्ती जी हमारे साथ जुड़े थे, इसके अलावा प्रोफेसर राहुल मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े थे। इस बीच हमारे सहयोगी संवाददाता अजय मिश्र भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, जो कि फ्रांस के एवियन शहर में ही मौजूद है, इस सम्मेलन को कवर करने के लिए पहुंचे हुए हैं। अजय, पहले आपका रुख करते हैं, इस वक्त का अपडेट अगर आपके पास कुछ है तो साझा कीजिए, क्योंकि हमने वो तस्वीरें देखी जब आउटरीच जो सम्मेलन का जो सत्र था उसमें तमाम नेता पहुंचे हुए थे। संभवतः उस सत्र में किस मुद्दे पर बात हो रही होगी, किस तरीके से चीज़ें निकल के आएंगी, अपडेट आपके पास से। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जो आउटरीच सेशन है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त शिरकत कर रहे हैं। हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उनके इंटरवेंशन का। टेक्स्ट जारी किया जाएगा, प्रधानमंत्री क्या कुछ मुद्दे रखते हैं अपनी ओर से। ऐसा माना जा रहा है कि जो इस भू राजनीतिक परिस्थितियां हैं, जो संकट की स्थिति पैदा हुई है, जो ऊर्जा सुरक्षा को लेकर के, खाद्य सुरक्षा को लेकर के, पूरी दुनिया में जो फर्टिलाइजर की कीमतें बढ़ रही हैं उसको लेकर के, किसानों के ऊपर और ख़ासतौर पर विकासशील देशों के ऊपर जो मौजूदा मिडिल ईस्ट क्राइसिस का और रशिया यूक्रेन क्राइसिस का जो असर पड़ रहा है, उसको जरूर रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे एक बार फिर से ग्लोबल साउथ के देशों के हितों को G7 के मंच पर। जहाँ तक फ्रांस के साथ सहयोग की बात है तो हमें पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज़ में जो सहयोग है उस पर वो अपनी राय रख सकते हैं। साथ ही साथ क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई को लेकर के पूरी दुनिया में जो चिंता जताई जा रही है कि चाइना में उसका ओवर कंसंट्रेशन है, और जो अल्टरनेट कंट्रीज जहाँ पर इसकी मात्रा पाई भी जा रही है क्रिटिकल मिनरल्स की, उसको प्रोसेसिंग के लिए वापस चाइना ले जाने की जो डर है उसको भी रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री अपनी बात कह सकते हैं।
माना ये भी जा रहा है कि वो रिफॉर्म एक्सप्रेस की बात करेंगे जो भारत में है, और चूंकि प्रेसिडेंट मैक्रो ये कह रहे हैं कि हमें मैक्रो इकोनॉमिक बैलेंस रखना है, ग्रोथ को बनाए रखना है, किसी भी तरह के ट्रेड बैरियर को हमें सहयोग नहीं देना है, सपोर्ट नहीं करना है, किसी भी तरह के ट्रेड वॉर से बचना है और आर्थिक मंदी से पूरी दुनिया को बचाना है। ऐसे में ग्रोथ सबसे इंपॉर्टेंट है। आर्यन, आप जानते हैं ग्रोथ अगर इंपॉर्टेंट है दुनिया के लिए, तो जो दुनिया के ग्रोथ में कॉन्ट्रीब्यूशन करता है 17% का भारत, उसको कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। और इसीलिए ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी की हर बात यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। अजय, बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ में, क्योंकि महत्वपूर्ण घटनाक्रम आपके माध्यम से हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए, मिस्टर चक्रवर्ती, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है इस मंच पे भारत की मौजूदगी, प्रधानमंत्री मोदी का वहाँ पर होना। 13 बार भारत को एक तरीके से आमंत्रित किया गया है, 7वीं बार लगातार प्रधानमंत्री मोदी की इस मंच पे मौजूदगी, और भारत की आज की मौजूदा वैश्विक मौजूदगी, जो बढ़ा हुआ कद है, भारत का जो प्रभाव है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के तौर पे है, ये कितना मायने रखता है जब दुनिया के सबसे बड़े देश वैश्विक चुनौतियों पे मंथन कर रहे हैं तो वो भारत को नज़रअंदाज नहीं कर रहे हैं? क्या ये एक बड़ा संदेश भी दिखाई पड़ता है इस बात में? हाँ, ये तो है, संदेश तो है, पर हमें याद रखना है कि ये 2019 से चल रहा है, ये आज का संदेश नहीं है। ये तब से चल रहा है क्योंकि तब से उन्होंने मतलब ये तय कर लिया कि भारत तो उभर रहा है, भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, अब हम शायद 5वें या 6ठे स्थान पे पहुंच गए हैं। तो G7 के अंदर तो 5वें स्थान पे अगर हम रहें तो भारत को तो उनको बुलाना चाहिए। पर ऐसा है कि ये जो G7 है, आपको पता होगा कि ये एक वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि ये वेस्टर्न इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज का ऑर्गेनाइजेशन है। उसमें सिर्फ जापान है एशिया से, और कोई देश नहीं है मेंबरशिप। इसीलिए अब फिर उन्होंने ये समझा, आपको याद होगा जब G7 संभाल नहीं पाया, जब हम एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था 2007-8 में, तब G20 बना था, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये 7 लोग मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो 20 जो सबसे बड़े आर्थिक शक्तियां थी तब उनको मिलाकर वो सब मिलके उन्होंने काम शुरू किया था। पर ये बैक टू G7 अब हो रहा है, क्योंकि जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं और जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उसमें काफी मतलब तालमेल है। क्योंकि जो अब जैसे एक प्रॉब्लम है जो इंटरनेशनल ट्रेड का, मिस्टर ट्रंप ने आकर जो इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम है उसमें उथल पुथल मचा दिया है, जो उनका जो टैरिफ वॉर कहते हैं या जो भी कहते हैं जी। तो अब जो ट्रेड का जो मामला है, मुझे लगता है इस बैठक में मिस्टर ट्रंप को भी शायद कुछ बोला जाएगा कि ये इस तरह से जो आप मतलब आज ये टैरिफ, कल दूसरा टैरिफ, फिर उसका विड्रॉल, फिर किसी और तरह से टैरिफ लगाना, मतलब किसी लॉ को ढूंढ के लाना अमेरिका में, जैसे स्पेशल 301 है, सुपर 301 है, फिर उस पे टैरिफ लगा देना, उसका इस्तेमाल करना, फिर वो कोर्ट में जाएगा, वो भी खारिज हो जाएगा। तो ये जो अस्थिरता है, इससे कोई मतलब हमारे दुनिया को कोई और हमारे विश्व को कोई फायदा तो नहीं हो रहा है। ये सब बातें भी मुझे लगता है जरूर होगी वहाँ जी। और बाकी तो आपने जिक्र कर ही दिया है, क्रिटिकल मिनरल्स हैं, सप्लाई चेन्स हैं, ये सारी चीजें हैं वो भी। और चाइना पे जो डिपेंडेंसी ग्रो कर गया है, इस पे भी लोग आई थिंक ये जो बड़े बड़े इकोनॉमीज है वो चाहते हैं कि डाइवर्सिफाई हो, वो सप्लाई चेन्स वाली जो बात है। और इसमें क्रिटिकल मिनरल्स का जो रोल है, क्रिटिकल मिनरल सबके पास है पर कोई उसको बनाना नहीं चाहता, क्योंकि इट इज रिगार्डेड एज अ डर्टी इंडस्ट्री, पोल्यूटिंग इंडस्ट्री। इसीलिए और बहुत इस पे वो लगता है, खर्चा होता है, इसीलिए वो करना नहीं चाहते। तो इसीलिए अब चाइना ने उसमें मतलब देख लिया, उन्होंने मौका देख के उन्होंने वहां शुरू किया। वो 90% क्रिटिकल मिनरल्स है वो कंट्रोल करते हैं। क्रिटिकल मिनरल सब जगह है, ऐसी बात नहीं है। ये इतना रेयर है क्योंकि उसको रिफाइन करके मतलब 1 टन से कितना निकलता है, बहुत कम निकलता है। तो ये है प्रॉब्लम क्रिटिकल मिनरल्स में। और चाइना ने सोचा ये मौका है, क्योंकि बाकी जो देश थे वो करना नहीं चाहते थे इसको, बिकॉज इट वाज रिगार्डेड एज अ डर्टी इंडस्ट्री, इसलिए उन्होंने मौके का फायदा उठा लिया। अब ये सोच में पड़ गए, हम लोग सभी सोच में पड़ गए हैं कि अब हम क्रिटिकल मिनरल्स को कैसे चाइना की सप्लाई पे जो हम
उन्होंने जो कब्जा किया हुआ है, हम कैसे उससे निकलेंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है प्रोडक्शंस के लिए। कुछ भी आप ले लो आज, चिप से लेके गाड़ी, जो भी है इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें क्रिटिकल मिनरल्स की जरूरत होती है। तो ये प्रॉब्लम है, इस पे जरूर मुझे लगता है काफी गंभीर चर्चा हो। जी राहुल जी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात मिस्टर चक्रवर्ती ने कही कि जो टैरिफ वॉर को लेकर एक तरीके से दुनिया में अस्थिरता की स्थिति आई, और दूसरा सप्लाई चेन डिसरप्शन को लेकर जो चाइना का जिक्र किया। आपको लगता है कि इस मंच पे जब मंथन होगा तो क्या अमेरिका को भी इस बात का एहसास उसके मित्र देश एक तरीके से कराते नजर आएंगे कि साहब इस प्रकार की अनसर्टेनिटी आपको क्यों दुनिया में लेकर आना, आप स्थिरता के साथ में वैश्विक विकास में सहयोग कीजिए। और दूसरा महत्वपूर्ण जो चाइना को लेकर जो बात मिस्टर साहब ने कही, आपको लगता है कि ये दो बड़े प्रमुख विषय होंगे जिसपे गंभीर मंथन के साथ बात आगे बढ़ती नजर आएगी, कुछ कंसेंसस बनता नजर आएगा, या कहा जाए एक तरीके से मित्र जब कहते हैं थोड़ा सा दबाव भी बनता है कि ठीक है साहब हमारा दोस्त कह रहे हैं तो चलिए इस दिशा में हम आगे बढ़ते हैं। जी बिल्कुल आर्यन जी, देखिए मुझे लगता है कि G7 का पिछले वर्षों में या पिछले दशकों में कहें जैसा एजेंडा रहा है, उसको अगर हम ध्यान में रखें तो बहुत स्पष्ट है कि अमेरिका को बहुत खरी खोटी सुननी पड़ेगी, और न सिर्फ टैरिफ को लेकर के बल्कि एक गैर ज़रूरी युद्ध ईरान के साथ जो किया और उसमें मुंह की भी खाई, उसको लेकर के भी बातें होंगी कि ये आज जो ऊर्जा का संकट और खाद्य सुरक्षा का संकट दुनिया के सामने है, उसमें अमेरिका की जो दादागिरी थी उसकी वजह से ये समस्याएं खड़ी हुई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में और मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस अनफोल्ड हुई। तो और फ्रांस जैसे जो यूरोप के देश हैं, चाहे वो यूनाइटेड किंगडम हो, भले ही वो अमेरिका का खास दोस्त है, लेकिन फ्रांस और इटली, जर्मनी जैसे देश अपनी बात को रखने में कभी पीछे नहीं हटेंगे कि अंतर G7 की जो सबसे मूलभूत सिद्धांतों में जो बड़ी चीजें थी वो एक मुक्त व्यापार व्यवस्था अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बने, टैरिफ उसके खिलाफ जाता है। दुनिया में जो ट्रेड या सप्लाई चेन्स हैं उनको फ्री रखा जाए, किसी भी प्रकार के दबाव, चाहे वो कूटनीतिक हो या सैन्य दबाव हो, उससे दूर रखा जाए। और इसीलिए रूस और चीन जैसे देशों के खिलाफ रहे हैं G7 के देश। आज जब अमेरिका वही करता हुआ पाया जाता है तो मुझे लगता है ये बहुत लाजमी है कि G7 के देश इन बातों को रखेंगे और बड़े मुखर तौर पर रखेंगे, क्योंकि कैंडिड कॉन्वर्सेशन ही G7 की एक डिफाइनिंग फीचर है। इसके साथ ही साथ मुझे लगता है कि एक और बड़ी चीज है जो सप्लाई चेन को या चीन को लेकर के जो बहुत ज्यादा निर्भरता है उसको यूरोप के देश महसूस कर रहे हैं। इंडिया EU के बीच में जो FTA हुआ है उसके पीछे बहुत हद तक ये बात रही है उसके बैकग्राउंड में कि अमेरिका और चीन दोनों के साथ यूरोप का एक नॉर्मल रिलेशन, व्यापारिक संबंध और सप्लाई चेन को लेकर के संबंध बनाए रखना बहुत मुश्किल हो गया था। इसलिए भारत जैसे देश के साथ उन्होंने एक FTA साइन किया, जिसे उर्सुला वहाँ की प्रेसिडेंट, यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट ने खुद कहा कि वो मदर ऑफ ऑल डील्स है। जी तो कहीं ना कहीं ये बात आ रही है सामने कि G7 के जो बहुसंख्या में जो देश हैं, चाहे वो कनाडा हो चाहे यूरोप के देश हो, वो ये इस बात को बहुत बुरी तरह महसूस कर रहे हैं कि अब अमेरिका को भी रास्ते पर लाना होगा, और उसके लिए इस तरीके की दोस्ताना ढंग से ये बात कहना और दबाव बनाना, जैसे कि आपने कहा आनंद जी, बिल्कुल वो कहीं ना कहीं बहुत जरूरी हो जाएगा। हमारे सहयोगी अजय भी लगातार हमारे साथ बने हुए। अजय, जिस बात को आपने शुरुआत किया था मिस्टर चक्रवर्ती ने और राहुल जी ने उस बात को आगे बढ़ाया कि दुनिया जिस प्रकार की समस्याओं, जिसमें एक तरीके से चैलेंजेस को देख रही है, खासतौर से क्रिटिकल मिनरल्स हो, सप्लाई चेन डिसरप्शन को लेकर हो, विकल्प की ओर दुनिया देख रही है। ऐसे में भारत एक बड़े विश्वस्त मित्र देश के तौर पर, सप्लाई चेन के एक अल्टरनेट व्यवस्था के तौर पर, मजबूत स्तंभ के तौर पर उभरता हुआ नजर आता है। तमाम देशों के साथ में द्विपक्षीय या फिर कहा जाए कई संघों के साथ में हमारे बहुपक्षीय जो FTA हुए हैं, वो भी इस बात के एक तरीके से मजबूत आधार तैयार करते हैं कि हम तकनीक के माध्यम से संसाधनों को जुटाकर मिलकर वैश्विक भलाई के लिए काम करने को तैयार है। आपको लगता है कि ये भी एक तरीके से दुनिया देख रही है, उस नज़रिए से भी यहाँ पर एक संभावनाओं के द्वार खुलते दिखाई पड़ेंगे उस अल्टरनेट के लिहाज से भारत के संबंध में? अजय
पहले आर्यन जी चलिए क्रिटिकल मिनरल से शुरुआत करते हैं, क्योंकि बाकी दोनों विशेषज्ञों ने भी इसका मुद्दा उठाया। कल ही यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेयन ने स्पष्ट तौर पर कहा कि क्रिटिकल मिनरल्स का कंसंट्रेशन चाइना में बहुत ज़्यादा है और उसके लिए सबसे ज़रूरी यह है कि चाइना को वार्ता के टेबल पर लाया जाए, जिससे पूरा का जो चाइना की सोच को बदला जा सके इस पूरे सप्लाई चेन को लेकर के। पहली बात ये, लेकिन आप ये समझें कि फ्रेंच प्रेसिडेंसी ने चाइना को इन्वाइट किया था G7 में आने के लिए, लेकिन चाइना ने मना कर दिया। तो कुछ थिंक टैंक्स के स्तर पर उन्होंने पार्टिसिपेशन किया था, लेकिन चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से इसको बिल्कुल मना कर दिया गया कि वो G7 के किसी भी चर्चा में शामिल नहीं होंगे। उसके बाद यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट ने ये कहा कि हमें ट्रस्टेड पार्टनर्स की तलाश है और उन पार्टनर्स के साथ हम डील करें, लॉन्ग टर्म डील करें, लेकिन ये लंबी दूर की बात है। भारत के साथ ही जो मदर ऑफ ऑल डील्स जिसका जिक्र राहुल जी कर रहे थे, उसमें भले ही हम क्रिटिकल मिनरल्स में उनका सहयोग करने के लिए तैयार हैं और यूरोपियन यूनियन भी चाहता है कि भारत एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में हमारे साथ काम करे, लेकिन ये बहुत ही लंबी अवधि का समझौता है, क्योंकि अभी तकनीकी का हस्तांतरण कैसे होगा, उसकी प्रोसेसिंग कैसे होगी, चाइना के इन्वॉल्व किए बिना कैसे आप क्रिटिकल मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन कर पाएंगे, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, ये सारी चीज़ें अभी बहुत दूर की कौड़ी दिखाई देती हैं। और तीसरी बात यह कि जो ये कहा जा रहा है कि ट्रस्टेड पार्टनर्स हैं और उनके साथ ये डील की जाए कि जो क्रिटिकल मिनरल आपके देश में मिलेंगे उसकी प्रोसेसिंग आप ही के देश में की जाएगी, इन्वेस्टमेंट आप ही के देश में होगा, उसको चाइना प्रोसेसिंग के लिए नहीं ले जाया जाएगा और आप ही के लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलेगा, तब बात आगे बढ़ती है। लेकिन ये सभी लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस हैं। जहाँ तक G7 की बात है, G7 के देश खुद ही एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा भरोसा करें, ऐसा भी कहना बिल्कुल ठीक नहीं है। इस वक्त आप देखिए, मेरे पास एक टोरंटो यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट है जिसमें इमैनुएल मैक्रों ये कहते हैं कि उन्होंने भारत, साउथ कोरिया, ब्राज़ील और केन्या को इसलिए बुलाया है, I have invited them as they are the major economies that share the main characteristic of the G7. They are free market economies and democracies. तो इशारा किसकी तरफ है? कौन है कि जो फ्री मार्केट इकोनॉमी नहीं है? कौन है कि जो डेमोक्रेसी नहीं है? उसके बाद कहते हैं कि कोऑर्डिनेटेड एक्शन फॉर अ बैलेंस्ड एंड शेयर्ड ग्लोबल ग्रोथ, जिसका जिक्र आपने कहा कि शुरुआत में कि मैक्रो इकोनॉमिक बैलेंस के लिए, तो स्पष्ट तौर पर इमैनुएल मैक्रों खुद लिखते हैं वो कि वी मस्ट अवॉइड द नेक्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस एंड स्टॉप द एस्केलेशन ऑफ द ट्रेड वॉर। ये इशारा किसकी तरफ से? इशारा अमेरिका की तरफ है। स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि वी शुड रिलाई ऑन द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड टू मॉनिटर एंड सपोर्ट आवर कलेक्टिव एक्शन। जी, वो कह रहे हैं कि हमें इंटरनेशनल IMF के ऊपर भरोसा करना चाहिए कि G7 का कलेक्टिव एक्शन ट्रेड वॉर को लेकर के क्या है, वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों को लेकर के क्या है। तो आप समझिए इशारा चीन की तरफ है, इशारा अमेरिका की तरफ है। लेकिन दूसरी तरफ आप अमेरिका के दावा में साउथ अफ्रीका को नहीं बुलाते हैं। G20 की अध्यक्षता इस वक्त अमेरिका के पास है, वो दक्षिण अफ्रीका को नहीं बुला रहा है। ब्रिक्स के साथ चेयरमैनशिप भारत की है, तो कैसे आप कोऑर्डिनेट करेंगे, उस पर बातचीत नहीं होती है। तो G20, ब्रिक्स, G7, ये सारे के सारे फोरम तो हैं, मुद्दे वही होते हैं, नेता वही होते हैं, बातचीत होती है, लेकिन कहाँ नतीजा निकल पाता है? क्या G7 रशिया यूक्रेन क्राइसिस को खत्म कर पाएगा? आंसर है नहीं। क्या मिडिल ईस्ट का क्राइसिस कोई जवाब G7 के पास है? अगर है तो पहले क्यों कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं दिखाई दिया? आंसर है कि बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्रिटिकल मिनरल पर भी क्या कोई बात आगे बढ़ेगी? नहीं। अभी तक जो डिक्लेरेशन आया है, लीडर्स के डिक्लेरेशन एबोला को लेकर के, कैंसर को फाइट करने को लेकर के आया और हम कोऑर्डिनेटेड एक्शन में करेंगे जिसमें विकासशील देशों को भी कुछ तरजीह दी जाएगी। ये 3 डिक्लेरेशन अभी लीडर्स स्टेटमेंट कह सकते हैं। तमाम चुनौतियों के बीच में संवाद तो बहुत बड़ी उम्मीद नहीं की जा सकती है। जी, लेकिन इन तमाम चुनौतियों के बाद भी और अपने अपने राष्ट्रीय हितों के मद्देनजर भी संवाद जारी रहना चाहिए। कम से कम उस दिशा में आगे बढ़ते हैं कि कोशिश लगातार जारी रहना चाहिए। उस नजरिए से भी G7 का महत्व और इस प्रकार के मंथन पे लगातार सबकी नजरें बनी हुई रही है। आप तमाम मेहमानों, अजय आप हमारे साथ बने रहिए, आप लोगों से चर्चा ये जारी रखेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। आप फिक्र मत कीजिए खन्ना साहब, वादा तो कर दिया पर ये पहुंचेगा कैसे? एक दिन में मार्कशीट कैसे मिलेगी शालिनी को? कल संडे, मॉम की दवाइयाँ कल तक नहीं पहुंची तो पहुंच जाएगा। जो भी तुम चाहोगे वही पहुंचाऊंगा, एक दिन में डिलीवरी करके आऊंगा। सबको पता है कि मैं सबका दोस्त हूँ, हर सामान टाइम से पहुंचाने की ये बात है, दिल को दिल से मिलाने की ये बात है। ये है भारतीय डाक की नई 24 स्पीड पोस्ट सेवा। अब आपकी हर पोस्ट की गारंटीड डिलीवरी सिर्फ एक दिन में, OTP की अतिरिक्त सुरक्षा के साथ।
24 स्पीड पोस्ट, भरोसा आपका, वादा हमारा। डाक सेवा, जन सेवा। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। डॉक्टर साहब, मैं टीम की दवाई तो समय पर ले रहा हूँ, पर तबीयत ठीक नहीं हो रही है। दवाई के साथ साथ पौष्टिक आहार भी जरूरी है। मेरी बात कहाँ से पौष्टिक आहार ले? अच्छी खुराक महंगी हो ये जरूरी नहीं है। घर पर बना खाना जैसे दाल, मोटा अनाज, अंकुरित दालें, दूध, हरी सब्जियां, ये सब भी पौष्टिक है। ऐसे समझो, इलाज में दवाई और पौष्टिक खाने दोनों का संतुलन बहुत जरूरी है। एक भी चीज के हटाने से सेहत पर असर पड़ता है। इसलिए सरकार टीबी रोगियों को पोषण के लिए हर महीने 1000 रुपए की सहायता देती है। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। और इस ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लगातार बात कर रहे हैं G7 शिखर सम्मेलन की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त फ्रांस में शिरकत कर रहे हैं। हमारे साथ में 2 खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मिस्टर चक्रवर्ती, इसके अलावा प्रोफेसर राहुल मिश्रा जी, हमारे सहयोगी अजय मिश्र भी फ्रांस के शहर एवियन, जहाँ G7 शिखर सम्मेलन चल रहा है, वहाँ से मौजूद है। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मिस्टर चक्रवर्ती, क्योंकि भारत के नज़रिए से देखा जाए क्या कुछ महत्वपूर्ण है, उस नज़रिए से जहाँ पे भारत की अपनी आज की वैश्विक मौजूदगी, तमाम दुनिया के चैलेंजेस के बाद भी रास्ता निकालने के लिए हम किस तरह से आगे बढ़ने को तत्पर नजर आ रहे हैं, सहयोग के साथ में विकास को कैसे आगे बढ़ाने को लेकर हम द्विपक्षीय संबंधों को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं, मुक्त व्यापार समझौते कर रहे हैं। इस प्रकार का मंच हमारी उस तमाम यात्रा को कैसे एक तरीके से संबल प्रदान करेगा? मिस्टर चक्रवर्ती। हेलो जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं मिस्टर चक्रवर्ती? नहीं, मुझे सुनाई बहुत कम दे रहा है आवाज। अगर आपको मेरी आवाज अभी बेहतरी से आ रही है क्या? हाँ, अब बेटर है। जी जी, मेरा सवाल ये था कि सर, भारत के नज़रिए से कैसे देखा जाए कि जहां हम तमाम दुनिया के बड़े बड़े देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को एक नेक्स्ट लेवल ले जाकर आगे विकास को गति देने पे बात कर रहे हैं, वैश्विक भलाई की बात कर रहे हैं, अब साझे तौर पे मिलकर इस प्रकार के मंच से भारत के नज़रिए से हम क्या अपेक्षा उम्मीद देख सकते हैं उस सहयोग को आगे बढ़ाने को लेकर? देखिए, भारत के लिए दो चीजें हैं बेसिकली, 2 मतलब ट्रैक्स है, उसको कह लीजिए। पहला ट्रैक है, देखिए हमारा क्या उद्देश्य है, नेशनल इंटरेस्ट सबसे आगे क्या है हमारे नेशनल इंटरेस्ट में, वो है प्रगति, डेवलपमेंट और आर्थिक मतलब जो प्रगति है, जिससे हम अपने देश के लोगों को एक जो पॉवर्टी लाइन पे हैं या पॉवर्टी लाइन से ऊपर हैं, उनको एक एडवांस मतलब एक डेवलप्ड इकोनॉमी में ला सके। ये हमारा उद्देश्य है। और इसके लिए हमें क्या जरूरत है? हमें ऊर्जा की जरूरत है, हमें ट्रेड की जरूरत है, हमें सप्लाई चेन्स की जरूरत है। तो ये एक चीज होता है। और दूसरा होता है कि ऊर्जा जैसे है, अब ऊर्जा पे जो इस तरह के जो लड़ाई छेड़ देते हैं, जो ये अमेरिका और इजराइल, इससे जो नुकसान और जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं आर्थिक प्रगति पे, ये दूसरी चीज है। तो ये दोनों पे भारत को जोर देना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ भारत नहीं, G20 के देशों पर भी ये बहुत बड़ा प्रहार हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये अगर G7 और इनवाइटेड कंट्रीज जैसे इंडिया है, इस पे जोर दें तो अच्छा रहेगा, दुनिया के लिए अच्छा रहेगा। पर ऐसा होता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सब देश अपना सोचती है कि भाई मेरे इसमें मुझे क्या मिलेगा या क्या होगा, और मैं डिपेंड करता है कि हर एक देश अगर उद्देश्य को आगे रखे कि मेरा ये उद्देश्य है
और फिर उसको मुझे किसी तरह से भी हासिल करना हो, जैसे हमने ईरान के क्षेत्र में देखा है कि इजराइल और ईरान मतलब मिलकर जिस तरह से मतलब उन्होंने ये युद्ध को चलाया है ईरान के ऊपर, तो ये मतलब इस तरह दुश्मनी पे युद्ध करना बातचीत से भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती थी। पहले भी हुई JCPOA, जब प्रेसिडेंट ओबामा ने साइन किया था तब न्यूक्लियर वेपन्स का डील हुआ था, फिर उसको मतलब उन्होंने मतलब खारिज कर दिया ट्रम्प साहब ने, और उसके बाद फिर ये युद्ध छेड़ दिया। तो समस्याओं से निपटने के लिए एक प्रकार से नजरिए को और अप्रोच के तरीके को भी बदलने की दिशा में सोचने की जरूरत होगी। राहुल जी, जो बात मिस्टर चक्रवर्ती कह रहे हैं कि भारत के नजरिए से किस तरीके से महत्वपूर्ण है, क्योंकि आर्थिक विकास सभी को करना है और आज के समय में भारत के साथ मिलकर अर्थव्यवस्था की दिशा में, विकास की दिशा में आगे बढ़ना एक विकल्प के तौर पे तमाम बड़ी बड़ी आर्थिक शक्तियां देख रहे हैं इसको। जी देखिए आर्यन जी, एम्बेसडर चक्रवर्ती ने बहुत सही बात कही कि दुनिया के तमाम जो देश हैं वो अपने राष्ट्रीय हितों और अपने संकीर्ण आर्थिक हितों को सामने रख के ही अपनी विदेश नीतियों को, अपनी सामरिक नीतियों को बनाते हैं। यहाँ एक बड़ा पहलू ये होता है कि कैसे दुनिया के देश अपनी जो राष्ट्रीय आर्थिक और विदेश नीति है उसको कैसे व्यापक तौर पर विश्व के तमाम देशों के साथ, जिसे हम लाइक माइंडेड कंट्रीज कहते हैं, उनके साथ कैसे अलाइन करें। आज इस साल 2026 को अगर हम देखें तो G7 में बिजनेस एज यूजुअल वाली कोई बात नहीं है। आज विश्व एक डिसरप्शन के दौर से गुजर रहा है, जहां हम देख रहे हैं कि वो देश जिनकी ये जिम्मेदारी थी या जिन पे ये जिम्मेदारी सौंपी जानी थी, अमेरिका और चाइना, वही आज अंतरराष्ट्रीय विश्व व्यवस्था के साथ नहीं है, आर्थिक और सामरिक दोनों स्तरों पे। ऐसे में भारत की भूमिका, जो आपका सवाल था, भारत की भूमिका महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि भारत अपने हितों को बिल्कुल ध्यान में रख रहा है, अपने आर्थिक विकास को, अपनी आर्थिक प्रगति को और अपने जो सामरिक और विदेश नीति के जो महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं उनको भी सामने रख के चल रहा है। लेकिन दुनिया के तमाम देशों के साथ, खासतौर पे अगर हम G7 के देश देखें तो कोई ऐसा देश नहीं, और अब अगर हम गेस्ट कंट्रीज को भी देखें तो हमारे बहुत सशक्त पार्टनर्स UAE और ब्राजील जैसे देश साथ में। तो अपनी नीतियों को अगर हम व्यापक तौर पे विश्व के तमाम देशों के साथ मिलाकर चलेंगे तो ये न सिर्फ एक नॉर्मेटिव मूल्य परक नीति लगेगी, बल्कि हमारे अपने हित भी उससे साधे जा सकते हैं। तो मुझे लगता है यहीं पर भारत का एक इस आवाज को एम्पलीफाई करना, इसको और मुखर तौर पर कहना बहुत महत्वपूर्ण है। और G7 की जो हमने पहले बात आपने रिपोर्ट्स में दिखाई, हमने पहले बात कही कि G7 में कोई ऐसा एजेंडा नहीं है, कोई किसी देश को कोई देश इसके जो रेजोल्यूशन है उसके लिए बाध्य नहीं है। लेकिन ये क्योंकि दुनिया की 44% अर्थव्यवस्था तो यही संभाल रहा है। अगर इन देशों में मोटे तौर पर कुछ बातों को लेकर के सहमति होती है और इनके जो गेस्ट कंट्रीज हैं उनके साथ अगर हम टाई अप कर दें, भारत और ब्राजील को अगर हम जोड़ें और साउथ कोरिया और UAE को रखें साथ में, केन्या को, तो करीब 60% दुनिया की आबादी और दुनिया की अर्थव्यवस्था कवर होती है। अगर मोटे तौर पर देशों के बीच में सहमति होती है तो मुझे लगता है कि विश्व व्यवस्था पर भी एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, एक सकारात्मक दबाव बनेगा। तो यहाँ पर भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है। दूसरी बात है कि इस साल क्योंकि भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है, ब्रिक्स प्रेसिडेंसी में G7 और ग्लोबल साउथ के देश, खासतौर पे जो रूस और चीन को अगर हम छोड़ दें तो बाकी जो ग्लोबल साउथ के देश हैं, ब्रिक्स के जो आउटरीच में आएंगे और साथ में आएंगे, उनके साथ कैसे एक तारतम्य मिलाया जाए, कैसे एक सहयोग और सामंजस्य बैठाया जाए, इसमें भारत की भूमिका ऐसी है जिसे कोई और देश नहीं कर सकता। ब्रिक्स एक बहुत बड़ा संगठन है जिसमें भारत के अलावा कोई ऐसा देश नहीं है, साउथ अफ्रीका भी चला गया G7 से, तो आज कोई ऐसा देश नहीं है जो ब्रिक्स, जो ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधि है, उसके साथ बातचीत भी कर सके। बिल्कुल, भारत उस भूमिका को महत्वपूर्ण तरीके से तमाम वैश्विक मंचों पर निभाता है। हमारे सहयोगी अजय भी हमारे साथ लगातार बने हुए। अजय, क्योंकि तमाम ऐसे देश जो G7 के सदस्य नहीं है, G7 के इस मंच पे आमंत्रित नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी नजरें लगी हुई हैं कि इस सम्मेलन के आउटकम से, कंसेंसस में क्या निकल के आता, क्योंकि ग्लोबल साउथ के तमाम देश इस बात पे नज़र बनाए हुए हैं कि भारत उनकी जो चिंताएं हैं, उनके जो कंसर्न्स हैं, उनको मुखर तरीके से इस मंच पर भी रखेगा। उस नज़रिए से भारत की मौजूदगी और वो तमाम चिंताएं
क्या कुछ बातें आपको लगता है कि महत्वपूर्ण होती दिखाई पड़ रही है? देखिए, जिस तरह से भारत ने G20 की अध्यक्षता की और उसके बाद न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन का एक दस्तावेज तैयार किया जो सभी के साथ साझा किया, उस तरह का कोई डिक्लेरेशन तो G7 से नहीं निकल करके आने वाला और उसकी उम्मीद भी नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि एक इनफॉर्मल ग्रुप है और उसमें जो भी फैसले लिए जाते हैं वो बाइंडिंग नहीं होते। कोई भी फैसला लिया जाता है, कोई इसको माने, इसको लेकर के कोई बाध्यता नहीं है। तो सब लोग केवल फ्रेंडली माहौल में एक टेबल पर बैठ करके बातें करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो फ्रिक्शंस हैं उसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश की जाए और कम से कम एक टेबल पर वार्ता की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया जाए। प्रेसिडेंसी की एक जिम्मेदारी होती है कि वो सहमति बनाने की कोशिश करें और प्राथमिकता आपने गिनाया फ्रांस की क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक इम्बैलेंसेस को करना है, क्रिटिकल मिनरल्स के सप्लाई चेन को दुरुस्त करना है, ट्रेड वॉर जैसी सिचुएशन को रोकना है। ऐसे में जितने भी पार्टनर कंट्रीज हैं जिनको बुलाया गया है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ मिडिल ईस्ट क्राइसिस को मद्देनज़र ओमान को बुलाया गया है, जो दूसरे देश हैं उनके साथ भी जो चर्चा की जा रही है। तो कोशिश यही हो रही है कि कम से कम जो संघर्ष की स्थिति है उसको थोड़ा सा कम किया जाए और बातचीत के ज़रिए जो संवाद है उसको बढ़ाया जाए और कुछ समाधान की ओर आगे बढ़ा जाए। लेकिन बहुत उम्मीद आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है कि भारत के लिहाज से जो बायलैटरल्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आज 3 बायलैटरल्स होने हैं, कनाडा के साथ में, यूके के साथ में, यूएई के साथ में। और कनाडा, जैसा कि आपको पता है कि हम नए जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है उसकी शुरुआत कर चुके हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। यूके के साथ हम एफटीए कर चुके हैं, वो इफेक्टिव कब से होगा, क्या 2026 के लास्ट में या फिर 2027 की शुरुआत में होगा। कैसे ब्रिटेन की संसद जल्दी से जल्दी उसको रेटिफाई करे। ब्रिटेन ने अभी जो स्टील पे टैरिफ लगाया है 50% का एक लिमिटेड कोटा के ऊपर, कैसे उसका असर भारत पर न पड़े, इसको लेकर के बातचीत हो सकती है। यूएई के साथ आप जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी की बहुत गहरी मित्रता है यूएई के प्रमुख के साथ में, और उस रिश्ते को और सहयोग को और भी मजबूत बनाने पर चर्चा हो सकती है। और भारत के लिहाज से कल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है जब अमेरिका के साथ हमारी द्विपक्षीय वार्ता होगी, जर्मनी के साथ होगी, और ऐसा कहा जा रहा है कि 1-2 स्लॉट्स और भी हैं और हम उम्मीद लगा रहे हैं कि कुछ और भी द्विपक्षीय वार्ताएं हो सकती हैं। तो भारत एक तरफ बहुपक्षीय मंच पर अपने आवाज़ को सशक्त कर रहा है और दूसरी ओर द्विपक्षीय वार्ता के तरह के जरिए अपने जो नेशनल इंटरेस्ट हैं उनकी भी संरक्षण करने की पूरी कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, और ये बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप में, क्योंकि जहां संवाद होता है तो तमाम प्रकार की चुनौतियों से समाधान का रास्ता भी निकलता है। बहुत शुक्रिया अजय फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आगे भी आपसे हम कोशिश करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करने के लिए। इसके अलावा एम्बेसडर पिनाक रंजन चक्रवर्ती जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए। राहुल जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि हम इस खबर पर लगातार बने हुए हैं। प्रधानमंत्री का जो फ्रांस का दौरा है, G7 का शिखर सम्मेलन है, प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी है, क्या कुछ और महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहने वाला है, इस पर हमारी नज़र लगातार बनी हुई है। विस्तार से हम आगे अन्य मेहमानों के साथ भी चर्चा करेंगे और कुछ और तमाम खबरें भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। हमें पता है चमकी चाट से क्या बना है, सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े, चमकी चाट से स्वाद बढ़े, और चाट पपड़ी दही बल्ले, चमकी चाट से बल्ले बल्ले, असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। कछुए दी चाल नहीं, चीते दी रफ्तारां, मैं नया हिंदुस्तान। पुत्र, जब मैंने ट्रक चलाना शुरू किया सी ना, सड़कां देख के दिल ही बैठ जाता सी। पर अब देख सड़कें मक्खन जैसी हो गई हैं, वड्डे वड्डे पुल बन गए ने, तभी तो तेरे पापा जी का धंधा भी वड्डा हो गया है। ले पुत्र, हुन तू खेल। 12 साल स्पीड और स्केल के, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। अरे ऋषि, आज स्कूल नहीं गए? 3 महीने से फीस नहीं भर पाई तो निकाल दिया स्कूल ने। कहीं आपके बाद आपके बच्चों के सपने न टूट जाएं। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार ऐप पर 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए महीने से शुरू। आप फिक्र मत कीजिए खन्ना साहब, वादा तो कर दिया, पर ये पहुंचेगा कैसे? एक दिन में मार्कशीट कैसे मिलेगी शालिनी को? कल संडे, मॉम की दवाइयाँ कल तक नहीं पहुंची तो पहुंच जाएगा। जो भी तुम चाहोगे वही पहुंचाऊंगा, एक दिन में डिलीवरी करके आऊंगा। सबको पता है कि मैं सबका दोस्त हूँ, हर सामान टाइम से पहुंचाने की ये बात है, दिल को दिल से मिलाने की ये बात है।
ये है भारतीय डाक की नई 24 स्पीड पोस्ट सेवा। अब आपकी हर पोस्ट की गारंटीड डिलीवरी सिर्फ एक दिन में, ओटीपी की अतिरिक्त सुरक्षा के साथ। 24 स्पीड पोस्ट, भरोसा आपका, वादा हमारा। डाक सेवा, जन सेवा। तीनों कॉलेज में डोंट वरी, फीस तो देखो। क्या हाल है? क्या हुआ? हाँ, फीस की टेंशन। राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही, रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा, और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई। आरबीआई कहता है करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। कुछ साल पहले कोई सोच भी सकता रहो कि जब बिन बुलाए बीमारी घर को घुसाओ, और ये भी कोई सोच सकता था एक दिन 5 लाख तक का इलाज मुफ्त मिल जाएगा, आधे से आधे दाम में दवाइयां मिल जाएगी। पहले के मुकाबले बहुत ही आगे बढ़ गए रे। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। और ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है न्यूज़ नाइट के इस विशेष अंक में, और कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर भी नजर डाल लेते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने मध्य पूर्व भारत डीप वाटर पाइपलाइन से संबंधित मीडिया रिपोर्ट्स को लेकर स्पष्टता दी है। मंत्रालय ने कहा है कि भारत सरकार इस तरह की किसी गहरे समुद्र पाइपलाइन परियोजना पर काम नहीं कर रही है जो गुजरात को ओमान या अन्य खाड़ी देशों से जोड़ती हो। मंत्रालय के अनुसार इस प्रस्ताव पर ना तो किसी स्तर पर विचार चल रहा है और ना ही ओमान या किसी अन्य खाड़ी देश के साथ किसी परियोजना पर कोई बातचीत या सक्रिय चर्चा जारी है। सरकार ने कहा कि इस तरह की सभी खबरें केवल अटकलें हैं और इनमें कोई तथ्य नहीं है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में सत्ता परिवर्तन के बाद सियासी हलचल लगातार तेज होती जा रही है। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके करीबी नेताओं पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है, तो दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस के भीतर बगावत और टूट की चर्चा भी जोर पकड़ रही है। बागी सांसदों के अलग रुख, जांच एजेंसियों की कार्रवाई और चुनावी नतीजों को लेकर कानूनी लड़ाई ने बंगाल की राजनीति को नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। आखिर टीएमसी के सामने खड़ी चुनौतियां क्या है और बंगाल की सियासत किस दिशा में आगे बढ़ती दिखाई पड़ रही है, देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में सरकार बदलते ही पूर्व सीएम ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। मंगलवार को अभिषेक बनर्जी की कोलकाता के भवानी भवन में सीआईडी के सामने पेशी हुई। ये पेशी विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित भड़काऊ बयान और धमकी देने के मामले में दर्ज एफआईआर और फर्जी हस्ताक्षर मामले के सिलसिले में हुई। ये लगातार तीसरा दिन है जब किसी जांच एजेंसी ने उनसे किसी मामले में पूछताछ की है। सोमवार को पश्चिम बंगाल में करोड़ों के शिक्षक भर्ती घोटाले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने उनसे 11 घंटे तक पूछताछ की थी। इससे पहले रविवार को सीआईडी अधिकारियों ने उनसे 8.5 घंटे तक पूछताछ की थी। जहां अभिषेक बनर्जी कई मामलों में घिरते जा रहे हैं, वहीं पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं के खिलाफ जनता का आक्रोश भी लगातार बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को तृणमूल के युवा नेता सौमित्र बनर्जी पर कोर्ट ले जाते समय अंडों से हमला किया गया। पुलिस ने स्थिति को काबू में किया और बनर्जी को सुरक्षित कोर्ट पहुंचाया। सोमवार को ममता बनर्जी के घर के बाहर टीएमसी एमएलए कुणाल घोष पर अंडे फेंकने की घटना हुई थी, जिसके सिलसिले में कोलकाता पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही टूट के संकट से गुजर रही टीएमसी पर अब असल तलवार लटक रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला टीएमसी के बागी सांसदों से जुड़े मामले में कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेंगे। सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस के सांसदों के गुट को लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय की ओर से ईमेल भेजा गया है। इस ईमेल के जरिए सांसदों को मुलाकात के लिए बुलाया गया है। दोनों पक्षों की दलीलें और उनका पक्ष सुनने के बाद ही स्पीकर इस मामले में आगे का फैसला करेंगे। इसका टीएमसी सांसद सौगत राय ने स्वागत किया। अच्छी बात है, स्पीकर के काम है निरपेक्ष रहना। तो मैं ये जो सुना, जिस दिन डिसैटिस्फाइड एमपी चिट्ठी दिया, उसके पहले तृणमूल कांग्रेस की ओर से चिट्ठी दिया गया था। तो मैंने ऐसा सुना कि स्पीकर ने तृणमूल कांग्रेस को भी एक
चिट्ठी दिया है उनसे मिलने के लिए। वहीं बागी सांसद रचना बनर्जी लोकसभा सचिवालय पहुंची और लोकसभा के महासचिव के समक्ष व्यक्तिगत तौर पर पेश होकर अपना पक्ष रखा। बता दें, जब सभी बागी सांसदों ने स्पीकर से मुलाकात की थी तब वो विदेश यात्रा पर थी। टीएमसी के बागी सांसदों पर एजी यूपी के प्रमुख हुमायूं कबीर ने तंज कसते हुए उन्हें इस्तीफा देकर नई पार्टी में जाने की बात कही, जबकि बागी टीएमसी नेता सुदीप बंदोपाध्याय की अपनी दलील है। वहीं बीजेपी इसे टीएमसी का आंतरिक मामला बता रही है। बीजेपी को खिलाफ वोटर लोग इनको वोट दे के चुनाव किया, आज नेतृत्व को विरोध जा रहा है, तो इनका हिम्मत है तो रिजाइन करने दीजिए, तो उनको आम आदमी अगले दिन इनको कोई चुनाव फेस करने दीजिए, इनको जवाब मिल जाएगा। 2-3 अंश जाने का समय वो धोखा नहीं होता है। देश का संविधान वो मान्यता दिया है, लोकसभा मान्यता दिया है कि 2/3 में जाओ तो धोखा नहीं। वो उनका पार्टी का बात है, तृणमूल पार्टी टूट रहा है, तृणमूल पार्टी का पापों का कारण, उस पाप में हम लोग शामिल होने नहीं जाएंगे। उनका पार्टी का मामला कौन कितना तोड़ रहा है, कौन कितना कर रहा है, वो अपना बुझ समझे, हम लोग उसमें जाने का कोई उचित तो नहीं समझते। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने मंगलवार को कलकत्ता हाईकोर्ट में एक चुनावी याचिका दायर की। इसमें उन्होंने भवानीपुर विधानसभा सीट के चुनाव नतीजों को चुनौती दी है, जहां वो बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से हार गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पे आगे बढ़े उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। मैं तो रेडी हूँ यार, बड़े मजे आने वाले हैं। चल पड़े ट्रैकिंग पे। अरे आंटी, हम कोई ट्रैकिंग पे नहीं, दर्शन करने जा रहे हैं। ये है नया भारत, जागा हुआ भारत, विरासतों से और जुड़ा हुआ भारत, गुलामी की मानसिकता से मुक्त भारत। जहाँ जहाँ जाते हैं सुविधाएं वहाँ पहले ही पहुँच गई होती हैं। 12 साल आस्था के, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण। ये वाली खबर तो G7 के चंग। ये देख कैसे। हैप्पी बर्थडे भाई। दिखा? हाँ, मेरा फेवरेट कलर। हमेशा शॉपिंग। आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट? सेविंग करने की भी यही उम्र है। आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा। आई नो ना। आरबीआई कहता है, करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। भाई मेड इन इंडिया। भाई इसकी तो चिप भी इंडिया में बन रही है। कमाल है ना। कुछ साल पहले तक स्वदेशी पर शायद ही ऐसी चर्चा होती थी, और आज स्वदेशी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, शौर्य, इनोवेशन, एम्पावरमेंट। पर अभी भारत की ताकत और बढ़ानी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम लगातार आज न्यूज़ नाइट के विशेष अंक में चर्चा कर रहे हैं G7 शिखर सम्मेलन की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत कर रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। कुछ खबरें भी दिखाते हैं वहाँ से जुड़ी हुई, इसके अलावा खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे चर्चा भी करेंगे। लेकिन एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। साल 2026 के G7 की मेज़बानी है फ्रांस के खूबसूरत शहर एवियन के पास, और इस शहर का नाम सुनते ही दुनिया की सबसे प्रसिद्ध बोतलबंद पानी ब्रांडों में से एक एवियन की याद आती है। आल्प्स पर्वतों से निकलने वाला ये प्राकृतिक पानी दुनिया के कई देशों में प्रीमियम उत्पाद के रूप में बिकता है। लेकिन जिस दुनिया में कुछ लोग बोतलबंद मिनरल वाटर खरीद रहे हैं, तो वहीं करोड़ों लोग आज भी सुरक्षित पेयजल के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यही विरोधाभास आज वैश्विक जल संकट की सबसे बड़ी तस्वीर पेश करता है। फ्रांस के एवियन शहर से संवाददाता अजय मिश्र की ये खास रिपोर्ट देखिए।
इस वक्त हम हैं फ्रांस के एवियन शहर में, और फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड इस बात में बहुत ही लकी हैं कि यहाँ के लोग जो पानी पीते हैं वो बिल्कुल प्राकृतिक है। और आपको पता होगा कि ये जो एवियन है ये बहुत ही प्रीमियम ब्रांड के तौर पर बोतल बंद पानी के तौर पर पिया जाता है, और प्राकृतिक जल का आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पूरी तरह से शुद्ध। और शहर भर में आपको इस तरह की जो वेंडिंग मशीन्स हैं वो दिखाई देंगी। आप आराम से अपने खाली बोतल को यहाँ पे पोर कर सकते हैं और जितना चाहे पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष ये है कि फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड भले ही इस मामले में लकी हों कि उनको प्राकृतिक जल की उपलब्धता पूरी तरह से मिल रही है, लेकिन दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। अब जब G7 के मंच पर वैश्विक मुद्दों पर बात हो रही है, तो क्या जल संकट पर भी बात होगी? क्या ये एक मुद्दा बन सकता है? फ्रांस के एक खूबसूरत शहर एवियन की पहचान दुनिया में उसकी झीलों, प्राकृतिक झरनों और प्रसिद्ध मिनरल वाटर से है। आज पृथ्वी की सतह का लगभग 71% हिस्सा पानी से ढका है, लेकिन उसमें से लगभग 97% पानी खारे समुद्र में है। मानव उपयोग के लिए उपलब्ध मीठा पानी कुल जल भंडार का बहुत छोटा हिस्सा है। बढ़ती आबादी, जलवायु परिवर्तन, औद्योगिकीकरण और कृषि की बढ़ती जरूरतों ने दुनिया के जल संसाधनों पर अभूतपूर्व दबाव डाला है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ की 2025 की संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में आज भी 2.1 अरब लोग सुरक्षित और प्रबंधित पेयजल सेवाओं से वंचित हैं। इसका अर्थ है कि दुनिया का हर चौथा व्यक्ति ऐसा पानी नहीं प्राप्त कर पा रहा जो घर पर ही उपलब्ध हो और जरूरत के समय मिले और प्रदूषण से मुक्त हो। रिपोर्ट के अनुसार 10.6 करोड़ लोग अब भी सीधे नदियों, झीलों और अन्य सतही जल स्रोतों पर निर्भर हैं। दुनिया के कुल पानी का लगभग 97% हिस्सा समुद्र में खारा पानी है। लगभग 3% पानी मीठा, जिसमें अधिकांश हिस्सा ग्लेशियर्स या फिर भूमिगत स्रोतों में बंद है। वैश्विक स्तर पर पिछले 100 वर्षों में ताजे पानी का उपयोग लगभग 6 गुना बढ़ चुका है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े बताते हैं कि 3.4 अरब लोगों के पास सुरक्षित स्वच्छ सुविधाएं नहीं है। लगभग 1.7 अरब लोग घरों में बुनियादी स्वच्छता और हाथ धोने की सुविधाओं से भी वंचित हैं। दूसरी ओर विश्व संसाधन संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 25 देश अत्यधिक जल तनाव की स्थिति में हैं। रिपोर्ट यह भी बताती है कि लगभग 4 अरब लोग साल में कम से कम 1 महीने गंभीर जल संकट का सामना करते हैं। स्थिति केवल पेयजल तक सीमित नहीं है। जल संकट का सबसे अधिक प्रभाव गरीब, ग्रामीण और संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों पर पड़ रहा है। अब एक नई चुनौती कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI और डेटा सेंटर्स के बढ़ते जल उपयोग के रूप में भी सामने आई है। संयुक्त राष्ट्र से जुड़े एक हालिया अध्ययन के अनुसार 2030 तक AI आधारित डेटा सेंटर्स की वार्षिक जल खपत 9.3 ट्रिलियन लीटर तक पहुंच सकती है। यानी इतना सारा पानी उप सहारा अफ्रीका के 1.3 अरब लोगों की साल भर की प्यास बुझा सकता है। फ्रांस की अगुवाई में होने वाली G7 की बैठक में उभरती तकनीक जैसे कि AI और डिजिटाइजेशन चर्चा के केंद्र में है। तो फ्रांस के खूबसूरत शहर एवियन में होने वाली G7 की बैठक में भू राजनीतिक वैश्विक परिस्थितियों पर तो चर्चा होगी। रूस, यूक्रेन और मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध भी चर्चा के केंद्र में रहेगा। चर्चा AI और डेटा सेंटर के बढ़ते उपयोग पर भी होगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या G7 के मंच पर दुनिया भर में पानी की संकट अपनी जगह बना पाएगा? फ्रांस के एवियन शहर से अजय मिश्र, DD न्यूज। तो जिन तमाम बड़ी वैश्विक चुनौतियों की बात की जाती है उसमें शुद्ध पीने के पानी के संकट को लेकर भी दुनिया भर में चिंताएं होती है। उसी से जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण खबर हमारे सहयोगी अजय मिश्र ने भेजी और इस G7 शिखर सम्मेलन के संबंध में हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे कराते हैं। हमारे साथ में बीना सीकरी जी हैं, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हमारे साथ जुड़ रही हैं। इसके अलावा प्रोफेसर राहुल मिश्रा जी स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ JNU से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। एम्बेसडर सीकरी, क्योंकि हमने जो रिपोर्ट दिखाई वो पानी के पेयजल संकट को लेकर दुनिया में क्या एक तरीके से कंट्राडिक्शन है, विरोधाभास है, उसको लेकर है। लेकिन ये महज पीने के पानी तक नहीं बल्कि दुनिया में इस वक्त तमाम ऐसी वैश्विक चुनौतियाँ हैं जिसका समाधान ढूंढने की कोशिश की जा रही है। G7 के इस मंच से तमाम जो चुनौतियों को लेकर क्या हम एक अपेक्षा और उम्मीद कर सकते हैं? आपकी समझ और अनुभव क्या कुछ कहता है? वीना जी, संभवतः आप म्यूट पे हैं, प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को। शुक्रिया। ज़रूर हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से यही, बिल्कुल उनकी तरफ से यही होगा कि ग्लोबल साउथ की जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी असुविधाएं हैं, उनका वो ज़रूर वर्णन करेंगे और G7 में कहेंगे कि ये उनके
प्रॉब्लम जो है इनको इनके ऊपर गौर करना चाहिए और इनका कुछ हल निकालना चाहिए। G7 अपने आप में जो उनकी अलग से बैठक हो रही है और आज शाम से हमारे प्रधानमंत्री जी उनमें जुड़ गए हैं। G7 अलग से इस पानी के बारे में डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए पानी के बारे में ज़रूर कुछ बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन जो जनरल डॉक्यूमेंट होगा, जो आउटरीच पार्टनर्स के साथ डॉक्यूमेंट होगा, उम्मीद है कि उसमें ज़रूर इस बारे में वर्णन होगा, क्योंकि ये एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। और इससे अगर साफ़ पानी नहीं मिल रहा है और साफ़ पानी की कमी है तो अब उनकी सेहत के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है और वातावरण के ऊपर भी, लेकिन इंडिविजुअल सेहत पे तो बहुत ही बुरा असर पड़ता है, खास करके बच्चों के लिए। और अगर उनके पास साफ़ पानी नहीं है तो उनकी सेहत पे लगातार बुरा असर पड़ने के बाद उनके जीवन पे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास साफ़ पानी नहीं है। लेकिन G7 की जो प्रॉब्लम्स हैं वो वॉर एंड पीस, सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके बारे में ज़रूर होंगे। और जो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की वहाँ पे, तो यूक्रेन रशिया वॉर के ऊपर ज़रूर उस पर बहुत बातचीत होगी। और जो अभी ईरान और USA के बीच सीकरी, आपको विनम्रता से रोकना चाहूँगा, कुछ और महत्वपूर्ण तस्वीरें हमारे पास इस वक्त फ्रांस से आ रही हैं प्रधानमंत्री के एंगेजमेंट्स को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एवियन में G7 समिट से इतर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से मुलाकात की है। Yes. And right from the start, at the G7 in Kananaskis in Canada, and thank you for honoring us with that visit. Right from the start, you've set a high bar for the relationship and what we can do together. Very pleased and very honored by your reception of me a few months ago. Of course, be honored to reciprocate a visit to Canada. We are making very good progress. On fait de bons progrès en ce qui concerne notre partenariat économique compréhensif, our CEPA partnership. To be clear, His Excellency likes a deadline. I like one as well. And our deadline is to complete by the G20. Our teams are aware of that and what we're discovering in the negotiations, but also with the exchanges of our universities, cultural exchanges of our businesses, including the largest trade delegation from India, and a big reciprocal one coming from Canada to India, is that there's so much more to do together, and it's just one objective, which you've set, is to double our trade by the end of this decade. We think we can do more, and with this partnership. एक्सेलेंसी, मेरे लिए खुशी की बात है कि हमारी पहली मुलाकात G7 में हुई थी और आज हम 1 साल के बाद मिल रहे हैं। और जैसा आपने कहा, हम 4 बार मिल चुके हैं और लगातार फ़ोन पर भी हमारा संपर्क हो रहा है। हम बायलैटरल रिलेशंस को लेकर के भी और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के संबंध में भी खुल कर के अपने विचार रखते रहे हैं और हमने एक अच्छी परिस्थिति में एक मित्र देश के रूप में बहुत प्रगति हो रही है। भारत का डायस्पोरा की आप जिस प्रकार से चिंता करते हैं, मैं आपका बहुत आभारी हूँ और भारत के डायस्पोरा के प्रति उनका भी कुछ न कुछ योगदान आपके यहाँ हमेशा रहता है। ऐसे आपको सही है कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के बहुत ही उत्सुक हैं और शायद जैसा आपने मुझे निमंत्रित किया है कनाडा आने के लिए, मेरा भी प्रयास है कि इसी वर्ष में आऊँ और मेरे आने से पहले ही हम इस एग्रीमेंट को पूरा करें। हम टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत कुछ आगे करना चाहते हैं। एनर्जी सिक्योरिटी में कनाडा हमारा बहुत बड़ा पार्टनर बन सकता है। तो ये सारे क्षेत्र हैं जिसको लेकर के आज हमारी काफ़ी चर्चाएं भी होगी और मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि सबसे साथियों से आज मुझे मिलने का मौका मिल रहा है। थैंक यू। Four comments, 4 meetings, 1 year. Yes. And right from the start, at the G7 in Kananaskis in Canada, and thank you for honoring us with that visit. Right from the start, you've set a high bar for the relationship and what we can do together. Very pleased and very honored by your reception of me a few months ago. Of course, be honored to reciprocate a visit to Canada. We are making very good progress. On fait de bons progrès
en ce qui concerne notre partenariat économique compréhensif, our CEPA partnership. To be clear, His Excellency likes a deadline. I like one as well. And our deadline is to complete by the G20. Our teams are aware of that and what we're discovering in the negotiations, but also with the exchanges of our universities, cultural exchanges of our businesses, including the largest trade delegation from India, and a big reciprocal one coming from Canada to India, is that there's so much more to do together, and it's just one objective, which you've set, is to double our trade by the end of this decade. We think we can do more, and with this partnership. एक्सेलेंसी, मेरे लिए खुशी की बात है कि हमारी पहली मुलाकात BG7 में हुई थी और आज हम 1 साल के बाद मिल रहे हैं और जैसा आपने कहा हम 4 बार मिल चुके हैं और लगातार फ़ोन पर भी हमारा संपर्क हो रहा है। हम बायलैटरल रिलेशंस को लेकर के भी और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के संबंध में भी खुल करके अपने विचार रखते रहे हैं और हमने एक अच्छी परिस्थिति में एक मित्र देश के रूप में बहुत प्रगति हो रही है। भारत का डायस्पोरा की आप जिस प्रकार से चिंता करते हैं, मैं आपका बहुत आभारी हूँ और भारत के डायस्पोरा के प्रति उनका भी कुछ न कुछ योगदान आपके यहाँ हमेशा रहता है। एक्सेलेंसी, आपके साथ सही है कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के बहुत ही उत्सुक हैं और शायद जैसा आपने मुझे निमंत्रित किया है कनाडा आने के लिए, मेरा भी प्रयास है कि इसी वर्ष में आऊँ और मेरे आने से पहले ही हम इस एग्रीमेंट को पूरा करें। हम टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत कुछ आगे करना चाहते हैं। एनर्जी सिक्योरिटी में कनाडा हमारा बहुत बड़ा पार्टनर बन सकता है। तो ये सारे क्षेत्र हैं जिसको लेकर के आज हमारी काफ़ी चर्चाएं भी होगी और मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि सबसे साथियों से आज मुझे मिलने का मौका मिल रहा है। थैंक यू। तो ये महत्वपूर्ण तस्वीरें हमने देखी जहां पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की G7 से इतर द्विपक्षीय मुलाकात कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ में हुई है। दोनों ही नेताओं ने अपनी अपनी बातों को सामने रखा। सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने जिस बात का जिक्र किया उसमें उन्होंने कहा कि 4 बार एक प्रकार से दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हो चुकी है, द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर आपस में बातचीत हुई है। मित्र देश के तौर पर मिलकर आगे बढ़ने को तत्पर और उत्सुक नजर आ रहे हैं। भारतीय डायस्पोरा को लेकर कनाडा में उनके सहयोग को लेकर प्रधानमंत्री ने एक तरीके से खुशी जाहिर की। साथ ही साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो सेपा को लेकर दोनों देशों में बातचीत चल रही है उसके प्रति प्रधानमंत्री ने उत्सुकता जाहिर की और इस बात का भी जिक्र किया कि उम्मीद करते हैं कि जब आपके द्वारा आमंत्रित करने का इस साल का जो मौका हो हम इस FTA पर आगे बढ़ सके, इसको जल्दी से जल्दी पूरा करें और एनर्जी सिक्योरिटी पे खास तौर से सहयोग हो सकता है। 2 खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, मिस्टर वीना सीकरी जी और राहुल मिश्रा जी हमारे साथ लगातार बने। मैम, हम बात G7 की कर रहे थे लेकिन अब जब तस्वीरें कनाडा से आई हैं तो ऐसे में इस बात पे जिक्र करना बहुत ज़रूरी है कि भारत और कनाडा के संबंधों के लिहाज से देखा जाए एक हिचक थी बीच में, लेकिन अब नई रिजीम के बाद से बहुत तेजी से ये संबंध आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। मौजूदा जो दोनों नेताओं की मुलाकात है और जो ये संवाद हमने देखा है ये तो हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और एनर्जी सिक्योरिटी को और ज़्यादा बूस्टअप देता दिखाई पड़ रहा है। जी बिल्कुल। जब तक प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो थे कनाडा में तो बिल्कुल बहुत ही मुश्किलें सामने आ रही थी और ट्रेड हमारे रिलेशनशिप कनाडा के साथ बहुत ही डिफिकल्ट थे। खालिस्तान की इशू भी बहुत वो बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे क्योंकि उनके अलायंस पार्टनर भी उसी ख्याल के थे और आरोप लगाए जा रहे थे भारत पे, गलत आरोप लगाए जा रहे थे और भारत के लिए बहुत ही अनएक्सेप्टेबल था और हमने बड़े जोरों से बिल्कुल फर्मली कहा कि ये हमारे लिए अनएक्सेप्टेबल है। लेकिन अब जो है प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी के साथ उन्होंने सब चीज़ों पे बिल्कुल ही रिव्यू किया है और उन्होंने बिल्कुल कहा कि हम अपने इकोनॉमिक रिलेशनशिप और पॉलिटिकल रिलेशनशिप दोनों को बहुत जोरों से डेवलप करेंगे। बायलैटरल ट्रेड में हम दोनों ने एक टारगेट सेट किया है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की कोशिश पूरी तरह से हो रही है, शायद उम्मीद है कि पूरी भी हो जाएगी और हर एक तरह के सारे जो डिफरेंट प्रोविंसेस के साथ एनर्जी सिक्योरिटी, कनाडा के साथ एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में हमारी बातचीत कभी ऐसे हुई नहीं है पहले जैसे अब हो रही है और कनाडा की तरफ से हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि वो भी हमारे एनर्जी सिक्योरिटी के मामले में हमारी मदद करना चाहते हैं और ज़्यादा वो देंगे एनर्जी फ्लोज। हमें पता है कि वहाँ अल्बर्टा की प्रोविंस में उनके पास बहुत ही रिसोर्सेज हैं एनर्जी के और इसके साथ बायलैटरल ट्रेड बहुत ही
आगे बढ़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि ये एक जो फ़र्क पड़ा है प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी के आने से, वो बहुत ही एक्सपीरियंस इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट हैं। वो इंग्लैंड में भी बैंक ऑफ गवर्नर के रह चुके हैं चेयरमैन, और इसलिए ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी की मुलाकात प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी की वहाँ हुई। वो कह रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री भी वहाँ जाएं, इसी साल में जाएं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, ज़रूर वो कोशिश करेंगे, और ये बड़ी अच्छी बात है। जी राहुल मिश्रा जी, किस तरह से देखा जाए भारत और कनाडा के संबंधों के लिहाज से भी G7 से इतर ये द्विपक्षीय मुलाकात अपने आप में बीते वर्ष या कहा जाए इसी साल फरवरी और मार्च के महीने में जो कनाडा के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा थी, वहाँ से जो संबंधों में री एनर्जाइजेशन दिखाई पड़ा है, वो उसको बूस्टअप देता नजर आ रहा है। FTA और एनर्जी सिक्योरिटी वो किस तरीके से दिखाई पड़ रहा है? देखिए आर्यन जी, दो चीज़ें हैं इसमें। पहली बात तो ये है कि जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल को भारत और कनाडा के संबंधों में एक डिसरप्शन के तौर पर देखा जाना चाहिए, और मार्क कार्नी एक सधे हुए राजनीतिज्ञ हैं और अपने देश की विदेश नीति को और अपने देश के आर्थिक हितों को अच्छी तरह समझते हैं, और इसलिए हमें ये दिख रहा है साफ कि कितनी तेजी से कनाडा भारत के साथ आ रहा है। दोनों देशों के बीच में स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण एग्रीमेंट है जो कनाडा ने भारत के साथ साइन किया है। इसके तहत न सिर्फ जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है, पेट्रोलियम और गैस की बात, खासतौर से LNG, बल्कि न्यूक्लियर एनर्जी की भी बात हो रही है। क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के बीच में सहयोग है। तो बहुत सारे परिवर्तन हो रहा है। सेपा जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, उसको इसी साल में फाइनलाइज करने की बात हो रही है, और व्यापार को भी दुगना करने की कोशिशें चल रही हैं। तो मुझे लगता है कि कनाडा एक मिडिल पावर के तौर पे इस बात को अच्छी तरह समझता है कि एक उभरती हुई महाशक्ति के साथ उसको अपने संबंध, दोस्ताना संबंध बना के रखने हैं और इसे रणनीतिक आयाम देना है। और इसी के तहत जो उत्सुकता मार्क कार्नी के वक्तव्य में दिखी और जो गर्मजोशी प्रधानमंत्री मोदी जी के वक्तव्य में दिखी, इन दोनों को अगर हम मिलाकर देखें तो आगे आने वाला समय भारत और कनाडा के संबंधों के लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल, और वो संकेत और संदेश साफ तौर पर दिखाई पड़ता है, क्योंकि इस साल के ही जो फरवरी मार्च के महीने में जब दोनों देशों के बीच में सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई, तो दीर्घकालिक यूरेनियम आपूर्ति की डील पर सहमति बनी, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर पे परमाणु ऊर्जा सहयोग पे बढ़ावा देने को सहमति बनी। इसके अलावा द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 से 70 अरब डॉलर तक बढ़ाने के पे भी सहमति बनी। साथ ही साथ क्रिटिकल मिनरल्स, रिन्यूएबल एनर्जी और डिजिटल भुगतान जैसे तमाम क्षेत्रों में भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। मिस्टर सीकरी, क्योंकि एक बड़ा आधार तैयार हुआ है भारत कनाडा के बीच में सहयोग को तेजी से आगे बढ़ाने को लेकर, और अब जो दोनों नेताओं ने अपनी बात रखी है, प्रधानमंत्री की संभावित यात्रा को लेकर भी संदेश दिखाई पड़ रहा है, और FTA पे फोकस दिखाई पड़ रहा है कि साहब इसी साल ही अगर हम अपनी नेगोशिएशंस को आगे बढ़ा के खत्म कर ले तो बेहतर होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, ज़रूर। और बायलैटरल मीटिंग जो इस लेवल पे हों, समिट लेवल पे मीटिंग, उससे बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि दोनों देशों के जो अलग अलग ब्यूरोक्रेसीज हैं उनको ये संदेश मिल जाता है कि दोनों लीडर्स इंटरेस्टेड हैं और हम इसे अब कंक्लूड करें। तो जो चीज़ें इतने सालों से रुकी हुई थी, इन पे अब प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी बहुत अच्छी तरह से एम्फसाइज कर रहे हैं, अपनी तरफ से बहुत फोकस कर रहे हैं। तो इससे साफ लगता है कि वो अपने देश के लिए क्या क्या बता रहे हैं कि देखिए भारत एक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट मित्र देश है और इनके साथ हम अपने रिश्ते बढ़ाने चाहते हैं। और आपने बिल्कुल सही फरमाया कि एनर्जी में पेट्रोलियम प्रोडक्ट के अलावा न्यूक्लियर एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ये फ्यूचर का यही तरीका है, क्योंकि भारत में जो हम डेटा सेंटर्स चाहते हैं और बाकी इन्वेस्टमेंट्स अनाउंस भी हो चुकी हैं, और विशाखापट्टनम जैसे जगह में बहुत इंपॉर्टेंट बड़े बड़े डेटा सेंटर्स के लग जाने की बिल्कुल अनाउंसमेंट्स हुई है। पर लेकिन इन डेटा सेंटर्स को एनर्जी और वाटर, इन दोनों चीज़ों की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। और एनर्जी के लिए क्योंकि ग्रिड से आप लेंगे, नेशनल ग्रिड से लेंगे तो उस इलाके के लोगों के लिए प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो इसलिए देखा जा रहा है कि ये स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स कहाँ से ले लिए जाए। तो इसके बारे में हम लोगों ने प्रेसिडेंट पुतिन से भी बात की है, भारत की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रेसिडेंट पुतिन से बात की है, अमेरिका से भी बात चल रही है और कनाडा से भी। तो ये लगता है कि ज़रूर स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स
भविष्य में हमारे लिए बहुत महत्व रखेंगी। और इसी से हमारा जो AI और AI बेस्ड डेटा सेंटर्स की जो होंगे उनमें इनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होगा। जी। और क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में, रेयर अर्थ्स के बारे में भी भारत और कनाडा के बीच बहुत ही फायदेमंद कोऑपरेशन हो सकती है और होगी शायद। उसके ऊपर भी ज़रूर इन दोनों की हमारे जो दोनों लीडर हैं प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी, प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच इस पे भी एग्रीमेंट होगा। बिल्कुल। राहुल जी, क्योंकि ये दोनों नेताओं की मुलाकात से पहले के शुरुआती एक तरीके से उद्बोधन कह सकते हैं, ओपनिंग रिमार्क्स कह सकते हैं, लेकिन अब बातचीत हो रही होगी। इस बातचीत पे तमाम विषयों पर विस्तार से बात होगी। द्विपक्षीय और वैश्विक मसलों को लेकर भी संदेश इस बातचीत में दिखाई पड़ रहा है। भारतीय डायस्पोरा को लेकर भी किस प्रकार से एक सहयोगात्मक रवैया मौजूदा रिजीम का कनाडा में भारत के डायस्पोरा को लेकर है, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री ने अपनी बात को रखा। बहुत बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग कनाडा में रहते हैं, ऐसे में भारत के हित बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो जब अभी गंभीरता से बातचीत चल रही होगी, कौन से ऐसे महत्वपूर्ण और विषय होंगे जिस पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि भारत कनाडा मिलकर अब संवाद करेंगे और इस दिशा में तेजी से गंभीरता से आगे बढ़ने का एक रास्ता तय करेंगे? देखिए, भारत के लिए डायस्पोरा जो कनाडा में बेस्ड डायस्पोरा है, वहाँ पर दो समस्याएं हैं। एक तो भारतीय जो भारतवंशी और भारतवर्षी जो कनाडा में हैं, उनकी सुरक्षा और उनकी समृद्धि का ख्याल रखा जाए, इसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बात कही। दूसरी बात है कि कनाडा में आतंकवाद को और उग्रवाद को जो पिछले कुछ वर्षों में जो पनाह मिली थी, उसको कैसे भारतीय जो वहाँ पे डायस्पोरा उसमें से खरपतवार को कैसे चुना जाए और भारत की आतंकवाद को लेकर लड़ाई और अपनी सुरक्षा को बढ़ाने के लिए कनाडा से सहयोग, इसकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो दोनों ही देश इन मामलों पर भी साथ काम कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड है दोनों देशों के बीच में, जो कूटनीतिक संबंध है, सुरक्षा को लेकर संबंध है, उनको लेकर के। इसके साथ ही साथ देखिए, भारत और मैं यहाँ ये बात रेखांकित करना चाहता हूँ कि भारत जैसे यूरोप के साथ भारत ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, जिसमें सिर्फ आर्थिक कोऑपरेशन और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात है। टैरिफ्स को कम कर दीजिए, दोनों देशों के बीच में व्यापार बढ़ा दीजिए। जी। कनाडा के साथ ये महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि भारत और कनाडा सीपा साइन कर रहे हैं। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अरेंजमेंट में न सिर्फ व्यापार बढ़ाने की कोशिश होती है, बल्कि FDI की भी बात होती है, रेगुलेटरी जो कंप्लायंस है, डोमेस्टिक जो प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं, उनको हटाने की बात होती है, निवेश को बढ़ाने और साथ ही साथ जो मानव संसाधन है उनको कैसे इस तरह से इस्तेमाल किया जाए, उनको कैसे इस तरह से उपयोग में लाया जाए कि दोनों देशों का भला हो। जी। तो ये जो सिंक्रोनाइजेशन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है भारत के लिए। कनाडा के साथ काम करना आगे चलकर भारत और यूरोप के बीच में FTA में बहुत अच्छी मदद करेगा और शायद अमेरिका के साथ भी ये जब साइन होगा तो। बिल्कुल। आप दोनों मेहमानों से निवेदन, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे ये चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। हमें पता है, हमें पता है चमकी चाट से क्या बना है, क्या बना है। सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े और चाट पपड़ी दही बल्ले। चमकी चाट से बल्ले बल्ले। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। कछुए दी चाल नहीं, चीते दी रफ्तारां, मैं नया हिंदुस्तान। पुत्र, जब मैंने ट्रक चलाना शुरू किया सी ना, सड़कां देख के दिल ही बैठ जाता सी। पर अब देख सड़कें मक्खन जैसी हो गई हैं, वड्डे वड्डे पुल बन गए ने, तभी तो तेरे पापा जी का धंधा भी वड्डा हो गया है। ले पुत्र, हुन तू खेल। 12 साल स्पीड और स्केल के, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद।
अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मैं तो रेडी हूँ यार, बड़े मजे आने वाले हैं। चल पड़े ट्रैकिंग पे। अरे आंटी, हम कोई ट्रैकिंग पे नहीं, दर्शन करने जा रहे हैं। ये है नया भारत, जागा हुआ भारत, विरासतों से और जुड़ा हुआ भारत, गुलामी की मानसिकता से मुक्त भारत। जहाँ जहाँ जाते हैं सुविधाएं वहाँ पहले ही पहुँच गई होती हैं। 12 साल आस्था के, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त फ्रांस में मौजूद है, जहां पर G7 शिखर सम्मेलन चल रहा है, जहां पर प्रधानमंत्री भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसके इतर द्विपक्षीय बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। इसके तहत अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ में मुलाकात हुई और दोनों ही नेताओं ने बहुत खुश मिजाजी भरे माहौल में अपने ओपनिंग रिमार्क्स भी दिए। हमारे साथ में राहुल मिश्रा जी लगातार बने हुए। राहुल जी, क्योंकि जिन तमाम फोकस एरिया पे हम बात करते हैं, जब भारत और कनाडा की बात करते हैं, तो हाल फिलहाल में ही जो हमारा रक्षा संवाद और इसके अलावा जॉइंट टैलेंट एंड इनोवेशन स्ट्रेटजी को लेकर एक सहमति बनी है, तो डिफेंस कोऑपरेशन हो या फिर किस तरीके से हम टैलेंट और इनोवेशन पर भी फोकस तरीके से आगे बढ़ेंगे, आपको लगता है ये भी वक्त की ज़रूरत है जहां पे दोनों देशों की आपसी समझ बेहतरी से हमको आगे बढ़ने के लिए मदद करती है? जी बिल्कुल, देखिए आर्यन जी, भारत और कनाडा दोनों ही ऐसे देश रहे हैं जिन्होंने पिछले 2-3 वर्षों में अमेरिका के बहुत अच्छे, बहुत नज़दीक दोस्ताना संबंधों के बावजूद बहुत कुछ झेला है, जिसमें इनकी कोई भूमिका नहीं थी। और आज ये दोनों ही देश इस बात को महसूस कर रहे हैं कि किसी एक खास देश पर बहुत निर्भरता रखना, चाहे वो तकनीकी ट्रांसफ़र हो या अपने प्रोफेशनल्स का जाना हो या रक्षा के संबंध हो, इनको लेकर के किसी एक देश पर बहुत निर्भर रहना एक अच्छी बात नहीं है। और कनाडा ने इस बात को मार्क कार्नी के प्रधानमंत्री काल में, अभी पिछले कुछ समय में इस बात को तेजी से महसूस किया है और इसलिए भारत के साथ रक्षा को लेकर के संबंध आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी प्रगति हुई है। साथ ही साथ लेबर मोबिलिटी को लेकर के और प्रोफेशनल्स के लिए, भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए कनाडा जाना और वहाँ पर अपनी तमाम जो उनकी सोशल सिक्योरिटी की सुविधाएं, उनके साथ साथ कनाडा की अर्थव्यवस्था में योगदान करना, ये दोनों ही चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण रही हैं और इसको दोनों ही नेताओं ने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट्स में इस बात को रेखांकित किया। तो मुझे लगता है कि भारत के लिए आपको रोकना चाहूँगा राहुल जी, क्योंकि कुछ और महत्वपूर्ण तस्वीरें हमारे पास आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एवियन में, जो कि फ्रांस में जहाँ G7 शिखर सम्मेलन चल रहा है, वहाँ से इतर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ भी द्विपक्षीय मुलाकात की है। ये तस्वीरें भारत और UK के प्रधानमंत्रियों की मुलाकात की तस्वीर है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन से इतर दोनों ही नेताओं की द्विपक्षीय मुलाकात और बेहद महत्वपूर्ण अपने आप में भारत UK के संबंधों के लिहाज से, क्योंकि हम जानते हैं दोनों ही देशों के लिहाज से तेज़ी से बढ़ते सहयोगात्मक जो रवैया है उस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले ही साल जुलाई के महीने में भारत और UK ने FTA सेटा पर हस्ताक्षर किए हैं और UK का सबसे बड़ा पोस्ट ब्रेग्जिट व्यापार समझौते के तौर पर इसको माना जाता है और ब्रिटेन की संसद अब इसको रेक्टिफाई करेगी। उसके बाद ये अभी इसके लागू होने की संभावना है और निश्चित तौर से इस मुक्त व्यापार समझौते के लागू होने के बाद भारतीय व्यापार को एक बहुत बड़ा बाजार मिलता नज़र आएगा ब्रिटेन का, जहां पर बहुत बड़ा एक सहयोग एक प्रकार से मिलेगा भारत के MSMEs को और एक बड़े बाजार तक पहुंच भी सीधे तौर पर पड़ती नज़र आएगी। तो भारत और UK के प्रधानमंत्रियों की ये मुलाकात और कीर स्टारमर UK के प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलते हुए एवियन में, जहां पर G7 शिखर सम्मेलन फ्रांस में चल रहा है, उसके इतर द्विपक्षीय मुलाकातों की तस्वीर। अब से पहले हमने देखा कि कनाडा के प्रधानमंत्री के साथ भी प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई और उसके तुरंत बाद अब हम ये तस्वीर देख रहे हैं जहां पर UK के प्रधानमंत्री के साथ, कीर स्टारमर के साथ प्रधानमंत्री मोदी की ये मुलाकात की तस्वीरें। इन तस्वीरों में विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर भी नजर आ रहे हैं और निश्चित तौर से भारत और UK के लिहाज से बात की जाए तो 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य दोनों देशों ने तय किया और लगभग $120 अरब तक पहुंच सकता है। इस लक्ष्य को दोनों ही देशों ने तय किया। भारतीय निर्यात के 99% उत्पादों को UK में ड्यूटी फ्री पहुंच मिलेगी, जो FTA जब लागू हो जाएगा तो ये अपने आप में एक बड़ा
तरीके से बाजार के तौर पे भारत के व्यापारियों को मिलता नजर आएगा। इसी तरीके से विजन 2035 के रोड मैप को दोनों देशों ने मिलकर अपनाया है, जो व्यापार, रक्षा, तकनीक, शिक्षा और जलवायु जैसे विषयों पर मिलकर साझा रणनीति बनाने पर सहयोग करके आगे बढ़ने की बात करते हैं। तो भारत यूके संबंधों के लिहाज से बात की जाए तो महत्वपूर्ण है अपने आप में, जहां पर एआई, टेक्नोलॉजी, बायोटेक और क्रिटिकल मिनरल्स में टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी, इनोवेशन जैसे तमाम पहलू हैं जिस पर लगातार बात हो रही है। राहुल जी, हम लगातार बात शुरुआत G7 से की, फिर हम कनाडा पे पहुंच गए, द्विपक्षीय मुलाकात की तस्वीरें हमने देखी और अब ये तस्वीरें भारत और यूके के प्रधानमंत्रियों की। तो निश्चित तौर से जब मौजूदा वक्त में भारत और यूके के प्रधानमंत्रियों की मुलाकात की जब हम तस्वीरें देख रहे हैं, सबसे पहले जहन में आता है FTA, जो रेक्टिफाई होते ही एक बहुत बड़ा बाजार तक पहुंच भारतीय उत्पादों को मिलती नजर आएगी। जी बिल्कुल आर्यन जी, देखिए किस तरह से आपने अपनी तस्वीरों से और अपने जो अभी तक आपने रिपोर्ट पेश की, कितना स्पष्ट है ये कि कैसे यूरोप के तमाम देश एक कतार में बंधे हुए भारत के साथ एग्रीमेंट्स को तैयार हैं, भारत के साथ निवेश को तैयार हैं, भारत के साथ विकास और प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ने को तत्पर है। क्योंकि उनको अब ये दिखने लगा है कि पिछले दशकों के मुकाबले हाल के वर्षों में 12 वर्षों में जो आर्थिक प्रगति हुई, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हुआ, स्टार्टअप्स और भारत में निवेश की जो संभावनाएं एक के बाद एक बढ़ी हैं, इसके बाद उन्हें ये लगने लगा है कि भारत सिर्फ एक मार्केट नहीं है, एक बाजार नहीं है। भारत अपनी तरफ से भी वो चीन को रिप्लेस नहीं करना चाहता, बल्कि क्वालिटी के साथ साथ एक्सपोर्ट करना चाहता है। और इसलिए यूके जैसे देश ने अपनी मार्केट्स को भारत के लिए खोला है। परंपरागत तौर पे भारत के लिए यूके हमेशा से महत्वपूर्ण इसलिए रहा क्योंकि रक्षा और सुरक्षा का मामला हो या डायस्पोरा की बात हो या टेक्नोलॉजी की बात हो या वहाँ के विश्वविद्यालय हैं, तमाम क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ भारत यूके के साथ बहुत अच्छा सहयोग आगे बढ़ा सकता है। आपने विश्वविद्यालय का जिक्र किया तो मुझे ध्यान आ रहा है कि जो भारत में तमाम यूनिवर्सिटीज के कैंपसेस जो खुल रहे हैं उसमें यूके की भी बड़ी संख्या में कैंपसेस हैं। जी ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए यूनाइटेड किंगडम की जो विश्वविद्यालय हैं, उसके जो कॉलेजेस हैं, चाहे वो वोकेशनल ट्रेनिंग के हों या प्रोफेशनल डिप्लोमा देने वाले जो इंस्टीट्यूशंस हों या ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज जैसे विश्वविद्यालय हों, तमाम क्षेत्रों में आज भारत की जो आधी आबादी है वो हमारे जो युवा हैं उनको ऐसे डिग्रीज, उनको ऐसे यूनिवर्सली सर्टिफाइबल डिग्रीज की आवश्यकता है। और इसलिए ये विश्वविद्यालयों के संस्थानों के बीच में सहयोग बढ़ना भारत के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और इससे भारतीय प्रोफेशनल जो लेबर मोबिलिटी एग्रीमेंट्स हमारे भारत ने तमाम देशों के साथ साइन किए हैं, इसमें बहुत बड़ी मदद मिलेगी, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम की डिग्रीज हर जगह मानी जाती है, उनकी एक टॉप लेवल यूनिवर्सिटीज है और उनके मानक अलग हैं। तो भारतीय विश्वविद्यालयों को और भारतीय संस्थानों को बहुत कुछ सीखने के लिए है और इस सहयोग से मुझे लगता है कि बहुत बड़ा फायदा भारत को बिल्कुल, और भारत को जो फायदा मिलेगा निश्चित तौर से दोनों प्रधानमंत्री जब इस वक्त बातचीत कर रहे होंगे तो इस आपसी हितों को लेकर तमाम प्रकार से बात होगी। लौटता हूँ आपके पास में राहुल जी, तमाम विषयों पर बात करने के लिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। छोले दा या लोबे दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। भाई मेड इन इंडिया, भाई इसकी तो चिप भी इंडिया में बन रही है। कमाल है ना। कुछ साल पहले तक स्वदेशी पर शायद ही ऐसी चर्चा होती थी और आज स्वदेशी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, शौर्य, इनोवेशन, एम्पावरमेंट। पर अभी भारत की ताकत और बढ़ानी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो।
हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। कुछ साल पहले कोई सोच भी सकता रहा कि जब बिन बुलाए बीमारी घर को घुसाओ, और ये भी कोई सोच सकता था एक दिन 5 लाख तक का इलाज मुफ्त मिल जाएगा, आधे से आधे दाम में दवाइयां मिल जाएगी। पहले के मुकाबले बहुत ही आगे बढ़ गए रे। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर रुख करते हैं। केंद्र सरकार ने खांसी की दवाओं यानी कफ सिरप की बिक्री को लेकर बड़ा और सख्त फैसला लिया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ड्रग्स रूल्स 1945 में संशोधन करते हुए एक पुरानी छूट को खत्म कर दिया है जो छोटे गांवों में लागू थी। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य कफ सिरप के गलत इस्तेमाल को रोकना और लोगों की सेहत को सुरक्षित रखना बताया गया है। कुछ समय से स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन को जानकारी मिल रही थी कि खांसी की दवा यानी कफ सिरप को लेकर गलत इस्तेमाल हो रहा है। कई मामलों में इन दवाओं का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह के बिना या गलत तरीके से किया जाने लगा। इसी को देखते हुए सरकार ने ग्रामीण इलाकों में बिना पर्ची की बिक्री की छूट को वापस लेने का फैसला किया है। नई अधिसूचना के अनुसार अब कफ सिरप में शामिल दवाएं जो अनुसूची H और H1 के तहत आती हैं, केवल सख्त नियमों के तहत ही बेची जाएंगी। इसका मतलब है कि अब इन दवाओं की बिक्री सिर्फ लाइसेंस प्राप्त मेडिकल स्टोर यानी फार्मेसी के जरिए ही होगी, और वह भी केवल डॉक्टर्स के वैध पर्चे पर। अनुसूची K के तहत दी गई छूट में सिरप शब्द को हटा दिया गया है। इसके बाद छोटे गांवों में भी कफ सिरप की बिक्री पर वही नियम लागू होंगे जो शहरों में लागू हैं। यानी अब पूरे देश में एक समान नियम के तहत कफ सिरप की बिक्री और वितरण होगा। दरअसल इस संशोधन से पहले अनुसूची K की प्रविष्टि संख्या 13 के तहत 1000 से कम जनसंख्या वाले गांव में खांसी की दवाइयों की बिक्री की अनुमति थी, जिसके लिए खुदरा बिक्री लाइसेंस संबंधी कुछ प्रावधानों का अनुपालन आवश्यक नहीं था। इसका मतलब यह था कि इन छोटे गांव में दवाइयों की उपलब्धता आसान थी। यह व्यवस्था इसलिए बनाई गई ताकि दूर दराज के इलाकों में लोगों को सामान्य दवाएं आसानी से मिल सके। डॉक्टर्स का भी मानना है कि बिना सलाह के कफ सिरप का सेवन कई बार नुकसानदायक हो सकता है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए। अभी तक क्या होता था, फैमिलीज या पेरेंट्स जाते थे केमिस्ट पे और अपना मन चाहे सिरप ले लेते थे। इससे सबसे मेजर नुकसान जो हुआ है इतने सालों में, पेशेंट को, बच्चों को साइड इफेक्ट्स होते थे, किडनी फेल, और जो आपने देखा है एडल्ट्रेटेड आपके कफ सिरप होते थे। मेरे को लगता है बहुत अच्छी रूलिंग है, बहुत अच्छी थॉट प्रोसेस है, बहुत साल पहले आ जाना चाहिए था। तो कितनी रोक लगेगी ये टाइम बताएगा, बट इट इज ए वेलकम स्टेप। सिरप बनाने की प्रक्रिया पर नियामक निगरानी को मजबूत करने और छूट के प्रारूप को समकालीन जन स्वास्थ्य एवं सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए यह संशोधन किया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि इससे खांसी की दवाइयों के जिम्मेदार वितरण और बिक्री को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही पूरे देश में नियामक मानकों का बेहतर अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। नई व्यवस्था में फार्मेसियों की जिम्मेदारी भी बढ़ेगी, क्योंकि अब उन्हें बिना वैध पर्चे के दवा देने की अनुमति नहीं होगी। सरकार का कहना है कि इससे दवा वितरण पर बेहतर निगरानी होगी और नियमों का पालन पूरे देश में सख्ती से किया जा सकेगा। नितेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी री एग्जाम को लेकर कमर कस ली है। सख्त सुरक्षा नियम और दिशा निर्देश फॉलो करते हुए नीट की परीक्षा 21 जून को आयोजित की जा रही है। एनटीए ने नीट यूजी का एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया है। परीक्षा को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए एनटीए की ओर से पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। एनटीए की ओर से क्या क्या कदम उठाए गए हैं, इसे लेकर डीडी न्यूज संवाददाता नीरज सिंह ने एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह से खास बातचीत की। एनटीए के डायरेक्टर अभिषेक सिंह जी इस समय हमारे साथ हैं। सर, 21 तारीख को परीक्षा होने जा रही है नीट की। पिछली बार पेपर लीक हो गया था, इस बार लीक ना हो उसके लिए क्या इंतजाम? ये तो पूरे पुख्ता इंतजाम है। पिछली बार एक ट्रांसलेटर के द्वारा एग्जाम होने के पहले कुछ प्रश्न पत्र कुछ अनियमित तरीके से शेयर किए गए थे, जिसकी जानकारी हमें मिली। उसके तत्काल बाद सरकार ने कड़ा कदम उठाते हुए परीक्षा को कैंसिल किया। सीबीआई इंक्वायरी हुई, जो लोग दोषी थे गिरफ्तार भी हो गए हैं, जेल में हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उसके बाद हम लोगों ने तुरंत बिना समय विलंब किए हुए परीक्षा दोबारा डेट घोषित की गई। 21 जून को परीक्षा होने जा रही है। इस बार सभी वो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कि किसी भी तरह से
प्रश्न पत्र बनाते वक्त या ट्रांसलेशन करते वक्त या उसकी प्रिंटिंग करते वक्त या उसके मूवमेंट करते वक्त किसी भी तरह की कोई भी माल प्रैक्टिस नहीं हो जिससे बच्चों को कोई असुविधा हो पाए। तो एग्जामिनेशन पूरे सुरक्षित, सेफ, सिक्योर तरीके से कराया जा रहा है। हर प्रश्न पत्र सुरक्षित है। एयरफोर्स की मदद से सभी गंतव्य एग्जामिनेशन सेंटर से पहुंचाया जा रहा है और 21 तारीख की परीक्षा के लिए सभी पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं ताकि बच्चों को कोई भी असुविधा इस बार न हो पाए। इस बार एनटीए के लोगों पर किस तरह से निगाह रहेगी, खासतौर से वो लोग जो सीधे सीधे परीक्षा से जुड़े हैं? इस बार और पिछली बार भी हम लोगों ने पूरा ये भी किया था कि अगर कोई भी अनियमितता कहीं से भी मिलकर के आती है तो कोई एनटीए से जुड़ा व्यक्ति हो, जैसे ट्रांसलेटर्स होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, या कोई भी व्यक्ति हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो उसी क्रम में जैसे हमें परीक्षा होने के 4 दिन बाद हमें खबर मिली थी, उसके बाद भी हमने उसकी तहकीकात की और जब पाया गया कि गलती हुई है और किसी एक्सपर्ट के द्वारा गई हुई, उसके सीबीआई को हवाले किया गया, जेल भेजा गया और कार्रवाई की गई। टेलीग्राम जैसा सोशल साइट है उसको बंद किया, क्या कारण रहा है उसके पीछे? टेलीग्राम का बहुत मिसयूज हो रहा था। कई समय से मैं देख रहे थे कि टेलीग्राम के ऊपर फर्जी प्रश्न पत्र लोग दे करके उसके बारे में लोगों को पैसे उगाने की चल रही थी। वो एक तरह का साइबर क्राइम था। जो लोग इसके ऊपर कर रहे थे उनका परीक्षा से कोई वास्ता नहीं था। लगभग 200 चैनल हमने टेलीग्राम के ब्लॉक कराए थे। एजेंसीज की रिपोर्ट थी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की रिपोर्ट थी, I4C की रिपोर्ट थी, स्टेट पुलिस की रिपोर्ट थी। कल ही अहमदाबाद पुलिस ने एक गिरोह का भी पर्दाफाश किया जो फर्जी प्रश्न पत्र बेचता था। तो इस सारे क्रम में चूंकि टेलीग्राम के माध्यम से ये फ्रॉड हो रहा था और बच्चे चूंकि एंग्शियस हैं और बच्चे गलती से पैसा दे देंगे, तो हमने बच्चों के हित में यह निर्णय लिया है कि परीक्षा होने तक 22 जून तक टेलीग्राम को ब्लॉक किया जाएगा। इसके अलावा टेलीग्राम में एक और फीचर है कि आप बैक डेट में जा करके कोई डॉक्यूमेंट को बदल देते हैं। जैसे कि आपने 21 की परीक्षा हुई बट आपने 17 या 18 को कोई डॉक्यूमेंट डाल रखा है, कोई एक PDF डाल रखा है। एग्ज़ाम होने के बाद 21 के बाद जब प्रश्न पत्र सबको मिल गया है तो जो मिला हुआ है प्रश्न पत्र उसको आप जाके बैक डेट में चेंज कर देंगे और डेट उसकी नहीं बदलेगी और बाद में वीडियो डालेंगे कि हमारे पास तो प्रश्न पत्र 17-18 तारीख से ही था। तो इससे भ्रम फैलता है, इससे लोगों के बीच में भ्रांतियां फैलती हैं, एग्जामिनेशन सिस्टम पे लोगों का विश्वास उठता है। और हमारे देश के 22 लाख बच्चे जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, बड़ी मेहनत से एग्ज़ाम दे रहे हैं, परंतु उसके बाद भी सभी 22 लाख बच्चे तो नहीं एग्ज़ाम से क्वालिफाई करके डॉक्टर बन पाएंगे। 20 लाख से ज़्यादा बच्चे, लगभग 1.5 से 2 लाख ही सीट होती है। तो जो बाकी बच जाते हैं 20 लाख, उन बच्चों को हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। उन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि कुछ गड़बड़ी हुई है इस वजह से उन्हें सीट नहीं मिली है। तो ये एक एग्जामिनेशन की विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए बड़ा आवश्यक कदम था, जिससे कि ये जो बैक डेट में अपडेट करने की फीचर थी, इसको मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स IT ने 30 जून तक उनको इसको ख़त्म करने को कहा है कि इस तरह का फीचर न रहे। तो ये दोनों जो टेलीग्राम के ऊपर जो कार्रवाई की गई है ये बच्चों के हित में की गई है, एग्जामिनेशन प्रक्रिया को सुरक्षित रहने में की गई है। राज्यों के साथ किस तरह का कोऑर्डिनेशन है? और मौसम भी आप देख रहे हैं कि गर्मी का मौसम है, बच्चों को परेशानी ना हो और ठीक तरीके से एग्जाम दे पाएं, उसके लिए आपने किस तरह के इंतजाम किए? देखिए, इस परीक्षा को कराने में हमें सबका सहयोग मिल रहा है। भारत सरकार के सभी विभाग, चाहे वह गृह मंत्रालय हो या IT मंत्रालय हो, पोस्ट हो, डिफेंस हो, एयरफोर्स हो, विदेश मंत्रालय है, हम विदेशों में भी परीक्षा कराते हैं। तो इन सबके सहयोग से ही हम परीक्षा कराने में सफल हो पाते हैं। बट इसमें सबसे अहम जो भूमिका निभाते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट्स, जिला प्रशासन, बिकॉज अंत में परीक्षा हमारे 551 शहरों में होती है, 5440 सेंटर हैं हमारे। तो वहाँ पे लोकल सिक्योरिटी अरेंज करने की जिम्मेदारी, प्रश्न पत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने की, OMR शीट्स जो वापस आती हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए जिला प्रशासन का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो ये थे हमारे साथ NTA के DG जो ये कह रहे थे कि इस बार परीक्षा पूरी तरीके से पारदर्शी तरीके से संपन्न कराई जाएगी और जो भी खामियां रही हैं उनको दुरुस्त किया गया है और हर एक पर निगाह रखी है ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो। कैमरामैन ललित के साथ नीरज सिंह, DD न्यूज़, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जून को मनाए जाने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले देश भर के ग्राम प्रधानों को पत्र लिखकर उनसे ग्रामीण स्तर पर योग को बढ़ावा देने का आग्रह किया है। इस वर्ष की वैश्विक थीम स्वस्थ आयु के लिए योग निर्धारित की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्राम प्रधानों से अपील की है कि वे अपने क्षेत्र के आंगनवाड़ी केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, पंचायत भवन, विद्यालय और अन्य सामुदायिक स्थलों पर योग कार्यक्रमों के सफल आयोजन में सक्रिय सहयोग दें। उन्होंने कहा कि हमारे स्वस्थ गांव सशक्त, समृद्ध और विकसित राष्ट्र की आधारशिला है। जब हर परिवार योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएगा तब न केवल बीमारियों में कमी आएगी बल्कि हमारा समाज अधिक स्वस्थ, ऊर्जावान और खुशहाल होगा।
उन्होंने कहा कि आज 150 से ज़्यादा देशों में करोड़ों लोग योग को अपनी दैनिक जीवन शैली का हिस्सा बना चुके हैं, जो हम सभी लोगों के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि भारत की इस महान परंपरा को वैश्विक स्तर पर व्यापक स्वीकार प्राप्त हुई है। ऐसे में हमारा दायित्व है कि योग के लाभ को समाज में अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। इसी खबर के साथ न्यूज नाइट के इस विशेष अंक में बस इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। न्यूज नाइट